हो गया है, कॉम्पिटिटिव दौर है हर तरह के स्पोर्ट्स में, वहाँ फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के लिए, और ठीक है कि ग्रास रूट लेवल की जो बात की, वहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ों को आना, अवेयर होना बाकी है प्रज्ञा जी। हालांकि सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो खेलो इंडिया से लेके स्कूल लेवल पे जिस तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं खेल के जरिए, और फिजिकल एजुकेशन, हालांकि फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई ने भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे जो लगता है। मैं बिहार में, अभी चूंकि पटना में बिहार में हूँ, तो बिहार की बात करूँ कि पिछले दिनों, एक आध साल में करीब 10,000 पंचायतें, लगभग तमाम पंचायतों में एक जिम के एक परिकल्पना की गई। बिहार में सरकारी स्तर पे बास्केटबॉल कोर्ट मुहैया कराया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें लोग तो उस तरह से, जिस तरह से आना चाहिए, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, वो अभी वो अवेयरनेस हमको लगता है कि अभी कुछ और साल लगेगा। सिटीज में, शहरों में इस तरह की चीजें है, फिटनेस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, और जिस 10,000 स्टेप्स की आपने बात की, इस पर भी है। बहुत सारी चीजों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन लेकिन गांव में खासकर गांव और जो जमीनी स्तर पे है, इसमें अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। खेल को लेकर एक जुनून है, थोड़ी बहुत फिटनेस को भी लेके जुनून है। फिटनेस को लेके जुनून ये है कि नौकरी मिल जाएगी। हम पुलिस की भर्ती में जाते हैं या पुलिस दूसरी इस तरह की भर्तियों में जाते हैं, तो उस वक्त देखते हैं कि एक एक इलाके में, एक एक जगह पे यानी टेम्पोररी जिम लगा के, यानी एक एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते तो हैं, लेकिन वो फेज वाइज है। कुछ दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए फिटनेस पे ध्यान देते हैं, फिर वही जिस तरह का जो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि नौकरी बहालियां खत्म हो जाती है, नौकरी खत्म हो जाती है। हालांकि ये एक सही है कि पहले हम लोगों के जमा दौर था जब प्रज्ञा जी कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज उल्टा हो गया है। आज ये है कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब होंगे, खेलोगे कूदोगे होगे, उसमें भी नवाब नवाब बन सकते हैं। खेलों के जरिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो हमें अभी अवेयर करना बहुत जरूरी। अब अच्छी बात है कि आप लोग अवेयर कर रहे हैं। तो इससे कि जाहिर है कि आप जिस तरह के वेबिनार कर रहे हैं या जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। और हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन लोगों में वो, चूंकि एक जो लाइफ स्टाइल, कि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि हाथों में मोबाइल जो आ गया है ना, इसने भी हमारी फिटनेस, बच्चों को खास के जो एक यंग जनरेशन है, उसको थोड़ा प्रभावित किया है। कि आज पबजी तो लोग देख लेते हैं घंटों घंटों बैठ के, पबजी या इस तरह की दूसरी चीजें इंटरटेनमेंट के, लेकिन जिस फिटनेस की बात कर रहे हैं उसको उतने गंभीर ग्रामीण इलाकों में भी नहीं। शहरों में थोड़ा बहुत है, शहरों में तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। जिम वगैरह खुल गए, हालांकि वो प्रोफेशनली है। वो कितना नफा है कितना नुकसान हो, आप ज्यादा बता सकते हैं कि ज्यादा जिम में जाना भी कितना नफा कितना नुकसान हो सकता है, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यह है कि फिटनेस पे थोड़ा अवेयरनेस पहले से आया है, इस पे और ध्यान देने की जरूरत है मुझे लगता है। जी प्रज्ञा जी। जी फिर जी, थैंक यू सुकान जी। आपको कुछ इसमें ऐड करना है? हाँ जी बिल्कुल। जैसा फजल सर ने भी बताया अभी कि जो ग्रास रूट लेवल पे अभी जो चीजें हो रही हैं, उसमें काफी कुछ और किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि देखिए ग्रास रूट लेवल पे हमेशा हम बात करना चाहते हैं, और हम क्योंकि चाहते हैं कि इस चीज को, किसी भी चीज को अगर हम देखें तो ग्रास रूट लेवल पर उसका कितना असर हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जिस तरह से फिटनेस को लेकर के, देखिए जो लोग खुद से अवेयर हैं वो पहले से भी कर रहे थे कुछ ना कुछ, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंज है वो ये कि आप पिछले कुछ समय में अगर आप गौर करेंगे तो इंडिया में डायबिटीज का, या फिर जो ओबेसिटी का, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसका कारण और कुछ नहीं, ये है कि हम लोगों के पास जॉब वर्क या डेस्क वर्क जिसको बोल सकते हैं वो ज्यादा है। ज्यादातर ऐसे काम आ गए हैं जहाँ पे सर्विस सेक्शन के ग्रोथ के कारण, जहाँ पे ज्यादा सिटिंग जॉब होती है। अब उसमें चैलेंज यही हो जाता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करके फिट रह सकते हैं। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है इंडिविजुअल एफर्ट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए कोई भी स्कीम को अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर उसको बहुत कारगर बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हम कैसे लेते हैं, क्योंकि खुद जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई चीजें बदलेंगी नहीं। और पॉजिटिव ये है कि एफर्ट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल से हो या फिर जैसे आप लोग जैसे लोग जो अ, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, और ये काफी अच्छा एक प्रयास है कि हाँ, लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। लेकिन जो अच्छी चीज ये है कि जो फैजल सर ने बताया, जैसे बिहार में कई चीजें ग्रोथ हुई हैं। मेरी अभी हाल फिलहाल में बात हो रही थी, वहाँ के जो रविंद्रन शंकरन जी हैं आईपीएस, जो कि पूरे डीजी हैं स्पोर्ट्स के, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो पिछले कुछ समय में बिहार में जो मैंने देखा है, जो ग्राउंड पे भी जो सर आपने जो बताया, मतलब मैं खुद भी बिहार में बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपने गांव में लोगों को रग्बी खेलते देखा है, बच्चों को। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एक वेस्टर्न स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा प्रभाव हमारे यहाँ पे भी दिख सकता है और गाँव में दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं, और वो ग्राउंड पे दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है। और बच्चे भी आना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है, बस वही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जिसके कारण से बहुत सारे स्पोर्ट्स में, चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो या फिर अदर स्पोर्ट्स हो, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ग्राउंड पे अभी हमें स्पोर्ट्स को खास करके ऐसी चीज है ना कि जिसमें आपको इंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो फिटनेस को सिर्फ फिटनेस की तरह नहीं देख करके, अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और थोड़ा उसको लेकर के अवेयरनेस लाएं, तो शायद ये थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और ये मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको उसमें मजा भी आता है, चाहे वो ग्राउंड पे कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं। और मैं खुद देखिए स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, प्राउड मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, तो एक चीज मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा। तो वो एक चीज मुझे समझ आती है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां से आपको फिटनेस के लिए कुछ करना नहीं होता, आप बस खेलते हो और उसी से आपकी फिटनेस भी टेक केयर हो जाती है। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर में यहाँ पे क्रिकेट को लेकर के तो बहुत ज्यादा है कि लोग कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अदर स्पोर्ट जिसमें थोड़ा ज्यादा फिटनेस, जैसे फुटबॉल है, उसको लेकर के भी उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या फिर कोई खेलता नहीं। हमारे यहाँ क्रिकेट को ज्यादा ये तरजीह दी जाती है। लेकिन कुछ भी खेलना बेहतर है, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी फिटनेस भी हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो हुई हैं, पर हाँ ये है कि ये एक प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा। और अच्छी बात ये है कि एफर्ट्स जब तक हम लोग सब लोग मिलकर करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हमेशा होता रहेगा। जी, थैंक यू। आपको ये क्या लग रहा है कि जब आप देखें स्कूल्स में स्पोर्ट्स, जैसे फैज़ल सर ने बोला या आपने बोला कि स्कूल्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप देखें स्कूल्स में, आपने खुद बोला कि फुटबॉल नहीं हो रहा है, क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो अगर स्कूल्स में डायरेक्टली हम कोई भी बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स डायरेक्टली कभी किसी में कोई भी बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, उसका एक बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। तो क्या स्कूल लेवल पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि उसको बेसिक्स पे काम किया जाए? हम क्या ना क्लासेस कर लेते हैं क्रिकेट का, इसका उसका, बट डायरेक्टली तो कोई बच्चा किसी में अच्छा नहीं हो सकता है ना। स्पोर्ट्स के बेसिक जो उनको स्ट्रांग बनाने का, जो जिससे उनको कोई भी स्पोर्ट्स आगे खेलें, वो नेचुरली स्ट्रांग हो, उसके लिए रेडी हो। जैसे हम अगर पढ़ाई में देखें तो हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, फिर ए बी बच्चा लिखता है, फिर वर्ड होता है। वैसे ही स्पोर्ट्स का एक पैटर्न है। आज आप देख रहे हैं, अगर विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, तो वो ओवर द ईयर बचपन से धीरे 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 उन्होंने प्रैक्टिस किया है। हम सीधा आज के स्कूल में बोलते हैं क्रिकेट क्लासेस या वो क्लासेस, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को। तो वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आने के लिए उनको उस चीज के लिए तैयार भी करना होता है। तो इस चीज की बात कोई नहीं करता आज के डेट में। और ये एक्चुअली जो तैयार करना होता है वो उनको फिजिकली स्ट्रांग करना होता है। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पाए। आप अभी भी देखें तो हमारे हमारे प्लेयर्स, कोई भी, फुटबॉल में तो हम है ही नहीं वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अच्छे। क्रिकेट में भी हमारी इंजरीज कितनी होती हैं, या कोई भी गेम देख लिया, ओलंपिक्स में जाते तो हमारी इंजरीज कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं बाहर से, क्योंकि हम हमारी चाइल्डहुड लेवल पे ही हम इस पे बहुत वर्कआउट नहीं करते।
एक बॉडी आपका बड़े होने के बाद जिसमें जितना वर्कआउट जितना जरूरी है वो ज्यादा हो जाता है, बल्कि चाइल्डहुड लेवल पे अगर किया जाए, जैसे बाहर के चाइना जापान इन कंट्रीज में किया जाता है, तो चीजें अलग हो जाएंगी। वो फैजल सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं प्रिया जी, बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स है आपका। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने विदेशों की जो जिक्र किया है, बहुत मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरी जो बातचीत होती रही ड्यूरिंग मेरे स्पोर्ट्स एरिना में जब था, मैं सक्रिय था, तो चीन वगैरह में बचपन में ही, शुरू में ही बच्चों को देखा जाता है कि वो किस स्पोर्ट्स के लिए फिट है। उस हिसाब से उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। 2 4 5 साल की उम्र में उनको जज किया जाता है कि ये जिम्नास्टिक में जा सकते हैं, या एथलीट्स बन सकते हैं, या फुटबॉल खेल सकते हैं, इसी तरह की चीजें। तो उसकी वजह से ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। हम जैसे हमारे अभी क्रिकेट का एक क्रेज जो है, सारे यानी एक भेड़ चाल जिसको कह सकते हैं, कि क्रिकेट को लेके आप देखिए कि उनके माँ बाप पिताजी सब एकेडमी में, और एकेडमियाँ इतनी खुल गई हैं शहरों में कि हर आदमी क्रिकेट के पीछे भाग रहा है। सुकान भाई ने कहा कि रग्बी होता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में रग्बी अभी ग्रो कर रहा है। और दीदी जिनका जिक्र किया, वो भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, गांव देहातों में भी फुटबॉल या दूसरे खेल, कबड्डी तक नहीं हम खेलते देखते। हम लोग बचपन में कबड्डी खेला करते थे अपने। यहाँ अभी क्रिकेट है। अब ईंटा खड़ा कर दिया, बच्चे क्रिकेट खेलने पे ज्यादा लगे हुए हैं। तो एक ये जो क्रेज है ना, और दूसरी चीज है कि हमारे फेडरेशंस, आप फेडरेशन से भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खास के जो छोटी जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपनी अपनी जगह बने हुए, हमारे जितने भी फेडरेशंस हैं, हॉकी की बात मैं कर दे रहा हूँ। हॉकी हमारे कभी बहुत उसमें हम ओलंपिक में चैंपियंस रहे, हमारा राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। लेकिन आप लीग करवा रहे हैं, वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, एस्ट्रो कर, लेकिन जो जूनियर लेवल के खेल होते थे, यानी स्टेट चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, जिस तरह के मैदानों पर खेले जाते हैं, उससे आप बेहतरीन अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के वो, फिर जब आप एस्ट्रोटर्फ पे सारी चीजें हैं, तो वो सुविधाएं धीरे धीरे आप जब तक उन्हें नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप एथलेटिक, आप अब बिहार में, हमने बिहार को की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार पे चूंकि फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कुछ खेलों से मैं, यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस रनर नहीं है, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रनर यहाँ से अच्छे निकल सकते हैं। यहाँ कबड्डी के प्लेयर्स अच्छे निकल सकते हैं, यहाँ कुश्ती के प्लेयर अच्छे निकल सकते हैं। तो इस पे अगर ध्यान दे सरकार, इसी तरह से हर क्षेत्र की अपनी अपनी, यानी देश के विभिन्न हिस्सों की अपनी अपनी, जिस क्षेत्र में है वहां से उस खिलाड़ी को ग्रो कर किया जा सकता है। कहीं आप जहाँ स्विमिंग की सुविधाएं होंगी, वहाँ अच्छे स्विमर्स निकल सकते हैं। हम ओलंपिक में भेज देते हैं, एशियन गेम्स में भेज देते हैं, जो कोटा निकल आता है। अब इस कोटा सिस्टम में यह है, जाके फिर हम वहाँ फेल कर जाते हैं। जबकि दूसरे, जिस आपने जिस चीज को उठाया कि जापान या चीन की बात की, वहाँ बचपन में ही उनको ग्रो किया जाता है कि भाई तुमको जिम्नास्टिक ही खेलना है, तुमको जिम्नास्ट ही बनना है, तुमको रग्बी प्लेयर है तो रग्बी ही बनना है। तो इससे क्या होता है कि मेंटली वो स्ट्रांग होते जाते हैं, और उनमें वो कंपटीशन आ जाती है। यहाँ आता है कि 8 10 12 साल की उम्र के बाद, अभी क्रिकेट खेल, तुम फुटबॉल खेल। एक फुटबॉल में तो कब, खैर अब फुटबॉल में भी वो बहुत रुचि लोगों को नहीं रही। हम लोगों का जमाना था कि जब एक एक खिलाड़ी का, फुटबॉल के एक एक खिलाड़ी का नाम हम लोगों को याद रहता था कि कौन खिलाड़ी किस टीम से खेल रहा है, किस क्लब से खेल रहा है, चाहे वो। लेकिन फुटबॉल लगभग भारत में अब खत्म अ, होता जा रहा है। खत्म हुआ नहीं है, लेकिन वो क्रेज अब नहीं रहा। तो चीजें ये है कि जब तक आप बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि आप इस खेल में फिट हैं, तब तक वो अपनी फिटनेस पर भी वो ध्यान नहीं देगा कि हम किस खेल के लिए हैं। आप 12 साल 14 साल उसको क्रिकेट में झोंक दे रहा है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है, उससे पूछेंगे नहीं। क्योंकि माँ बाप को लग रहा है कि भाई इसमें नाम भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, नौकरी भी तुरंत मिल जाती है। क्योंकि कलकत्ता में मैं रहा, कलकत्ता में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं वहाँ स्पोर्ट्स मैंने कलकत्ता में ही देखा। क्योंकि कलकत्ता जो आज कोलकाता है, एक जमाने में मैंने वहाँ बहुत सारी चीजें देखी। वहाँ अ, कबड्डी वगैरह पे बहुत ध्यान दिया जाता था एक जमाने में। फुटबॉल पे तो खूब ध्यान देते थे लोग। गली, एक वहाँ गली
जैसे गली क्रिकेट हम लोग के यहाँ होता है ना, वहाँ फुटबॉल में मोहल्ला फुटबॉल होता था। 10 फीट, 5 फीट, 8 फीट, इस तरह के मोहल्ले मोहल्ले में टूर्नामेंट होते थे फुटबॉल के। और जाहिर है कि उससे बड़े खिलाड़ी निकलते थे उसी टूर्नामेंट में खेल के। तो ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अगर ग्रो करना है तो हमको जैसे हम तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बचपन में ही टैलेंट को आपको पहचानना होगा कि किस खेल के लिए कौन सा खिलाड़ी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। और कुछ फेडरेशंस का भी हमारे यहाँ कसूर, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो इधर उधर करते रहते हैं। खेल पे फोकस कम होता है, खिलाड़ी पे फोकस कम होता है, अपने संस अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और फिर साफ खानापुरी के लिए ज्यादा कुछ होता है। हालांकि ये है कि खेलो इंडिया जैसी जिस तरह की स्कीम लाई गई है, इससे बहुत बेहतर किया जा सकता है। लेकिन प्रज्ञा जी, मेरा एक बीच में एक सवाल है, माफी चाहूंगा दोनों लोगों से। आज के समय में ऐसा कुछ ट्रेंड बन गया है कि जर्नलिस्ट की परफॉर्मेंस वाली रिपोर्टिंग को हाईलाइट किया जाता है। मतलब यानी कि जो हिट हो रहा है उसी के पीछे सारे कैमरे दौड़ रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट दौड़ रहे हैं, और जो फिटनेस की तरफ या जो स्ट्रगल कर रहे हैं गांव में, जो हमारे खिलाड़ी नेशनल लेवल के, उनको इग्नोर कर दिया था। क्या ये फैक्ट है? विकास भाई, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने किया। चूंकि मैं जब दिल्ली में भी था, कलकत्ता में भी था, तो हम लोकल लेवल की रिपोर्टिंग पे जरूर ध्यान देते थे। आप देखिए कि यहाँ क्रिकेट के अलावा, या अगर फुटबॉल की बात भी करें प्रज्ञा जी, तो आप यूरोपीय चैंपियनशिप की या विदेशी लीग का तो खूब खूब ढिंडोरा पीटते हैं। अंग्रेज बहुत बहुत बड़ी बड़ी कवरेज देते हैं क्रिकेट में भी। लेकिन लोकल क्रिकेट की भी कवरेज नहीं होती। आप देखिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोकल क्रिकेट की भी कवरेज नहीं होती। दूसरे खेलों की छोड़ दीजिए, फुटबॉल वगैरह की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मेरे जैसे कई और लोग हैं जो लोकल कवरेज पे बहुत ध्यान देते थे। मुझे प्रभाष जोशी जी की एक बात याद आ रही है, जो कि मैं रेफरेंस में दे रहा हूँ। बहुत अच्छे खेल के जानकार थे। उन्होंने कपिल देव का जिक्र करते हुए कहा था कि कपिल देव बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बने थे, तो वो चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस में थे, प्रभाष जी। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का एक अपना फोटो लेके आया था कि मेरा फोटो छाप दीजिए। और उसके बाद फिर वो कहाँ गए ये हम तमाम लोग जानते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कि अगर आप लोकल खेलों को, छोटे खेलों को भी अगर प्रमोट आज अखबारों में भी नहीं किया जा रहा है, मीडिया में भी नहीं दिखाया जा, जब से कुश्ती की बात है, कुश्ती में अगर कोई अचानक ओलंपिक में कुछ कर जाता है, तो फिर तमाम लोग, हम जैसे हिंदी के जो पट्टी के लोग अखबार स्पोर्ट्स वाले, तो उससे अंग्रेजी वाले पूछते रहते भाई उसका नंबर तो बात करनी है। लेकिन साल भर कुश्ती में क्या होता रहता है, साल भर कबड्डी में क्या होता रहता है, कोई कोई इसके लिए कवरेज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। क्रिकेट है, टेनिस पर भी थोड़ा बहुत फोकस लोग कर लेते हैं। और यूरोपीय लीग पे तो बहुत बात होती है। भारत में फुटबॉल का क्या स्थिति, इस पे कभी कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा मीडिया में भी नहीं मचाया जाता। तो ये मीडिया की भी जिम्मेदारी, आपने सही वैलिड पॉइंट उठाया विकास पे। धन्यवाद। प्रज्ञा जी। जी थैंक यू फैजल जी। सुकान जी, आप इस पे कुछ अपना आइडियाज व्यक्त करना चाहेंगे? और फॉलो टू दैट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या हम इसमें, मतलब बिकॉज आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में आवाज है, किस तरीके से इस चीज में थोड़ा आप अवेयरनेस ला सकते हैं कि सरकार को, जनता को, सबको थोड़ा प्रेशर आए इस चीज के ऊपर कि ये करना जरूरी है? पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए शायद कलम की या जर्नलिस्ट की जरूरत होती है कि उन्हीं के थ्रू आवाज, फोर्थ पिलर ऑफ कंट्री बोले जाते हैं, आवाज उन्हीं के थ्रू ही, हमेशा पहली आवाज उन्हीं के थ्रू ही आती है। जी, प्रज्ञा जी, पहले मैं शुरुआत करूंगा विकास जी के पॉइंट से, कि जो कवरेज की बात आती है कि कैसे कवरेज मिलती है। देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज का जो दौर है उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, और इस तरह का है मीडिया में भी, कि जब तक कोई भी चीज हम कवर करते हैं, सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने एडिटर की तरफ से आता है वो ये कि इसमें नंबर्स कितने हैं।
तो ये एक चैलेंज तो है। और मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट पे कि जब हम लोकल्स किसी भी चीज को कवर करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ठीक है, हमने कवर किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये है कि उससे हमारा एफर्ट कम नहीं होता। मैं खुद, क्योंकि कई ऐसे जो ग्राउंड की बातें हैं ना, वो कवर करने में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और कई बार ऐसी स्टोरीज हम निकालते हैं, उसमें से कई स्टोरीज ऐसी भी हैं जो बाद में बहुत नंबर्स भी दे जाती हैं, और जिससे थोड़ा उनको लगता है कि हाँ चलो कुछ तो बेहतर हो रहा है, कि लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जब कई बार नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे क्या फायदा, हम लोग इतना ये कर रहे हैं एफर्ट। पर वही है कि जब चैलेंज दोनों को बैलेंस करने में है कि हम कैसे लोकल्स को भी कवर कर लें और लोकल जो इवेंट्स हैं, और जो फैजल सर ने पॉइंट उठाया ना कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे ग्राउंड लेवल पे, और बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स होते थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जहां से बड़े प्लेयर्स निकल के आते थे उन कॉम्पिटिशन से। आज के समय में देखें तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव बहुत गलत है। ये बहुत सच है कि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, और उनका ऑब्जेक्टिव ये कहीं नहीं है कि हम बहुत बड़े प्लेयर्स क्रिएट करें। और ये जो चैलेंज है ना, क्योंकि देखिए हर चीज का एक बिजनेस जब मॉडल बनता है, क्रिकेट इतना कमर्शियलाइज इसलिए हो सका क्योंकि क्रिकेट में बहुत स्कोप था एड का, और क्रिकेट में हर एक ओवर के बाद एक एड, दो तीन एड्स चल जाते हैं, इसके कारण से वो बहुत कमर्शियलाइज हो सका, पैसे उसमें बहुत आए। और इसी कारण से आज इस समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी राइट्स और ये वो लेकर के सारा ये है। और पेरेंट्स इसलिए जाना चाहते हैं क्रिकेट में, बच्चों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये दिखता है कि क्रिकेट में तो फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन अदर स्पोर्ट्स में स्ट्रगल सच में बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे कई बच्चों से मिला हूँ जो मतलब जब तक मेडल्स नहीं लेके आते हैं, उनको कोई एक स्पॉन्सर नहीं मिला होता, उनके डाइट तक के लिए मेंटेन करने के लिए उनको बहुत चैलेंज करना पड़ता है। और कई ऐसे ग्राउंड एथलीट आते हैं जो आपको डायरेक्ट एशियन गेम्स में मेडल मिलने के बाद सबकी नजर उन पे जाती है कि अरे ये भी एक एथलीट था, अच्छा इसमें का इसकी जर्नी क्या है, और उसके बाद उसकी जर्नी पे बात होती है। लेकिन जो उससे पहले का जो स्ट्रगल था, या फिर जो एक एफर्ट, मुझे लगता है कि बाकी सारे लोग जो इस ओर करना चाहते हैं, मुझे लगता है एक प्रेशर इस चीज का भी होना चाहिए कि जो प्लेयर्स या जो एथलीट्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे कर रहे हैं, आप उनके रिजल्ट्स पे बस ओरिएंटेड नहीं हो करके आप ये भी देखें कि उनके एफर्ट्स के लिए उन तक सब कुछ पहुंच रहा है या नहीं। पर रियलिटी ये है कि उन तक बहुत कम रिसोर्सेज है, और इवन डाइट तक आप सोच सकते हो कि एक एथलीट जिसके लिए डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर उन तक न्यूट्रिशन या डाइट तक नहीं पहुंच पाता, वो कितने सारे ऐसे एथलीट्स मैंने मिले हैं जो मतलब सिर्फ फ्रूट खा करके या एक केला खा करके दौड़ रहे हैं। और जब आप डाइट के लेवल पे इतना बड़ा चैलेंज होगा, तो आप उनसे रिजल्ट्स तो एक्सपेक्ट करना बहुत गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज ये जो सर ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि आप अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब हम ओलंपिक्स में जाते हैं और हम देखते हैं कि हम सिर्फ इस बार 5 मेडल लेके आते हैं, और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास टॉप स्कीम है, हमारे पास ऐसे कई सारे खेलो इंडिया गेम्स हैं। अभी खेलो इंडिया की ही आप देख लो, अभी हाल फिलहाल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, ठीक है। बहुत दुखद है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कंपटीशन में कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एथलीट दौड़ा, और न उनको मेडल मिला, न उनको कोई पहचान मिली, क्योंकि वो, और गलती क्या थी कि ये एक ऑफ सीजन है, और क्योंकि खेलो इंडिया में नाडा का बहुत सारा टेस्ट होता है, और जो एथलीट्स जो भी उसके थ्रू गुजरते हैं या फिर जो भी उनको लेना होता है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, वो इस कंपटीशन से बचते हैं या नहीं भाग लेते हैं। अब उसमें वो बच्चा जो पहुंचा हुआ है, एक मतलब मुझे एक स्टोरी आ जाती है, एक खिलाड़ी 400 मीटर रेस में वो अपने पेरेंट्स को लेके पहुंचा था, लेकिन और वो बहुत एक्साइटेड था कि मैं जब दौड़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे देखेंगे, लेकिन पूरे कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ वो अकेला एथलीट था जो वहां मौजूद था। अब आप सोचिए कि जब एक एथलीट अकेला मौजूद होगा, तो फिर उनसे पूछा गया कि देखिए आपको मेडल तो मिल रहा नहीं है, आप दौड़ना चाहते हो। अब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स को लेके आया था, अब वो ट्रैक पे अगर नहीं दौड़ेगा तो फिर उसको उसके लिए जो पूरी मेहनत थी पूरे जीवन की, वो, क्योंकि देखो आप उनको कवर तो करते नहीं हो, क्रिकेट के तो कई सारे इवेंट्स लाइव आ जाते हैं ना, बाकी सारे स्पोर्ट्स में तो कुछ दिखता नहीं है ना कि क्या हो रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस, बहुत अलग तरह के चैलेंजेस जिस पे काम करने की जरूरत है, और इस बार एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक रहा है जो मुझे लगता सौरभ है। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रईस अहमद लाली जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करूंगा। आपके क्वेश्चन को ही मैं आगे बढ़ाते हुए, मतलब इसमें थोड़ा सा, जैसे आपको याद होगा कि आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आईपीएल को जितना पब्लिक से ज्यादा मीडिया में हाइप दिया गया था। उसी के कुछ साल बाद एक पैरेलल, शायद हॉकी का, हमें करेक्ट करेंगे मलिक जी, हॉकी का या किसी और का भी उसी टाइप से आईपीएल जैसा ही सेम पैटर्न पे किया गया, लेकिन उसको नहीं जगह मिली, पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में अवेयर नहीं हो पाया, या उसने दम तोड़ दिया, मतलब मीडिया ने भी उसको नहीं करा, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है पैसा नहीं मिला उतना जितना आईपीएल में मिला। आज आईपीएल को मतलब देख के सब पागल जैसे हो जाते हैं कि उस पीरियड में ऐसा लगता है कि और क्रिकेट के अलावा कोई फॉर्मेट है ही नहीं, मतलब आईपीएल के अलावा कोई फॉर्मेट ही नहीं बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड वही फॉलो करने लगा, क्योंकि इंडिया ने पैसा कमा के दिखाया कि हम देखो इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो वर्ल्ड के, मुझे लगता है जहां पे क्रिकेट नहीं खेला जाता वहां पर भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं। अफ्रीका के कई कंट्री में आईपीएल जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ये जो चीज सोच है कि जिस तरीके से मीडिया उधर ही जाता है जहां पे उसको हाइप मिल रही होती है, तो क्या उन लोगों के साथ में अन्याय नहीं है जो कि फिटनेस को फोकस करते हुए स्पोर्ट्स में जाते हैं? मेरे सवाल में आपसे विकास, आप दोनों से। नहीं, सबसे पहले जो कि आईपीएल के साथ साथ हॉकी लीग भी हुआ था, कबड्डी लीग अभी चल रही है, प्रो कबड्डी लीग बहुत सक्सेसफुल है आपका। मेरे ख्याल से आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा कुश्ती लीग भी बहुत सक्सेसफुल रही थी। क्यों बंद हो गया ये अलग कारण हो सकता है, लेकिन कुश्ती लीग भी बहुत, बैडमिंटन लीग शुरू हुआ, टेनिस लीग भी शुरू हुआ था। लेकिन जो बैडमिंटन लीग को भी ठीक ठाक सफलता मिली है यहाँ। टेनिस को उस तरह की सफलता नहीं मिली लीग को, लेकिन कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन लीग आईपीएल की तुलना में देखा जाए तो आईपीएल को अगर टक्कर दे रहा है तो प्रो कबड्डी लीग दे रहा है, इसमें कहीं कोई ये नहीं। हालांकि आईपीएल में आप कह रहे हैं आईपीएल क्रिकेट से ज्यादा मनोरंजन हो गया, रणजी ट्रॉफी वगैरह में कोई ध्यान नहीं देता। आईपीएल को बहुत सारे लोग क्रिकेट मानते भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चीजें, हम सुकांत जी भी बेहतर जानते होंगे, बता, हम तमाम लोग जानते हैं कि आईपीएल में कितनी खामियां हैं। तो ये चीजें हैं कि ठीक है कि क्रिकेट, मैंने इसका जिक्र पहले ही किया था कि क्रिकेट को ही लेके लोग भाग रहे हैं। और अब तो ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो पीआर कर रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ियों का, क्रिकेटरों का, क्रिकेट की सारी चीज, वो पीआर पे, वो खेल पे कम फोकस करते। आप किसी तो आप देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं। हाँ, अब तो यह है कि जो लोग बीसीसीआई से बाहर हो चुके हैं, यानी जो बीसीसीआई के पैनल से बाहर हो चुके, जो कमेंट्री नहीं करते, जो इस तरह की चीजें, वो जरूर खिलाड़ियों पे की आलोचना करते, नहीं तो खिलाड़ियों पर भी आलोचना की। बड़े से बड़ा खिलाड़ी यहाँ क्रिकेट आईपीएल में जिस तरह की सट्टेबाजी हुई, किसी एक बड़े खिलाड़ी ने आवाज नहीं उठाई। तो ये सारी चीजें हैं कि वो आईपीएल का वो एक काला चेहरा भी है। लेकिन ये ठीक है कि वो जो चल रहा है, पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ इसमें चल रहा है। फिक्सिंग भी है वहाँ, बहुत सारी चीजें हम तमाम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 13 लिफाफे सौंपे थे मुद्गल कमेटी ने, सुकांत जी भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही खुले, और 9 लिफाफे ऐसे हैं जिसमें इस देश के बड़े खिलाड़ियों का नाम है। हम तमाम लोग उसको जानते हैं कि वो कौन कौन खिलाड़ी उस सट्टेबाजी में शामिल थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है वो, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी का नाम तो गलती से सुप्रीम कोर्ट ने ही जाहिर कर दिया, तो वो सबके सामने आ गया। लेकिन वो 9 लिफाफे आज भी अनखुले हैं, कम से कम 10 साल हो गए होंगे, मेरी जानकारी के हिसाब से 10 साल हो गए, अभी तक वो खुले नहीं। एक तो ये है कि क्रिकेट का वो काला पहलू आईपीएल का है। इसकी बात जर्नलिस्ट भी नहीं करते हैं खुल के बहुत, कि वहाँ चूंकि वो जैसा कहा कि वो पीआर का मामला हो गया है, नाराजगी कोई मोल लेना नहीं चाहता है। और सुकांत जी ने ठीक कहा कि भाई नंबर जो है, टीआरपी का मामला भी है, तो उसमें कौन ज्यादा, कौन अपनी तरफ से कोई इस तरह की चीजें करे। ये एक चीज और है कि हम जब भारत की बात करते हैं खेलों में, हम क्यों नहीं, एक एज ग्रुप को लेकर भी बहुत सारे विवाद यहाँ।
यानी अंडर 19 में उससे ज्यादा के खेल जाते हैं, अंडर 16, अंडर 15, हर खेल में लगभग। क्रिकेट में भी ये हुआ है, ऐसा नहीं कि अंडर 19 में पता चला कि ज्यादा उम्र के। ये विवाद, इसको भी सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इसे लेकर अक्सर विवाद होते रहे, अंडर यानी एज ग्रुप को लेकर। एज ग्रुप के, चाहे वो क्रिकेट के टूर्नामेंट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो या हॉकी हो, इस तरह की चीजें। तो ये भारत में ज्यादा होता है। दूसरे देशों में भी होता होगा, लेकिन भारत में एज ग्रुप के जो भी टूर्नामेंट आते हैं उसमें ओवर एज के खिलाड़ी ज्यादा खेलते, सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और इसमें कई बार आपने देखा, हम तमाम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को इसकी भुगतना पड़ा है, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, खेल फेडरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, और उन स्कूल कॉलेजों के लिए भी, जो इस तरह की चीजें फर्जी काम करते हैं खिलाड़ियों के। इससे खिलाड़ियों का जो करियर है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से थोड़ा हमको लगता है कि इस सब चीजों पर फोकस, आप चूंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस पर भी ध्यान दें कि एज ग्रुप के टूर्नामेंट में एज ग्रुप के ही खेल। तो इससे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे ग्रो जिस तरह से करता है। अब अंडर 7 खेलने वाला अगर अंडर 9 9 साल 10 साल के खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, तो आपका बच्चा तो यहाँ रह जाएगा, दूसरे बच्चे ऊपर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन यह है कि इस पे बहुत फोकस करना चाहिए सरकार को भी। और ठीक कहा सुकांत जी ने कि खेलो इंडिया में एक रनर, मुझे एक घटना मुझे भी याद आ रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या स्टेडियम में एक ट्रायल हो रहा था ओलंपिक का, और रनर्स थे उसमें, और उसमें क्लॉक तो ये नहीं था, स्टॉप वॉच नहीं था। अब लोग दौड़ रहे हैं, अब कहाँ, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा टाइमिंग को। और एथलेटिक का नहीं, आप ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे हैं उसका। और तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। तो अगर खेलों को इस तरह का ध्यान देना होगा, अगर भारत को प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज मैंने बिहार का जिक्र किया कि यहाँ लॉन्ग रनर डिस्टेंस है, शॉर्ट रनर नहीं है। झारखंड जाइए, वहाँ आर्चरी का बहुत आर्चरी, और ये हॉकी है, आर्चरी है। उड़ीसा, ये सारी चीजें आप देख, तो ये सारी चीजें हैं। इसको जैसे अभी उड़ीसा की आप तारीफ करनी होगी कि उड़ीसा ने हॉकी पे बहुत अच्छा काम किया है। और जी इसकी वजह ये है कि वहाँ तिर्की जी हैं, वो खुद ओलंपियन रहे हैं, तो उन्होंने जो इस पे ध्यान दिया है, इसकी वजह से हॉकी वहाँ न सिर्फ डेवलप हो रही है, बल्कि भारतीय हॉकी को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि इसी तरह से अगर एक एक खेल, और फेडरेशन को, क्योंकि फेडरेशन ने भी इस पे ध्यान दिया, जब तक फेडरेशन सचेत नहीं होगा, फेडरेशन के लोग सिर्फ कुर्सी के लिए दौड़ भाग नहीं करेंगे, तब तक ये खेल चलता रहेगा। और हम आप सेमिनार करते रहेंगे, वेबिनार करते रहेंगे। लेकिन यह है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है कि हम इसमें बोल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन यह है कि खेलों को फोकस करना है, तो सरकार को भी, इंडिविजुअल भी, और आप जैसे लोगों को, हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बिहार खेल कैसे आगे बढ़े, फिटनेस कैसे बेहतर हो। और फिटनेस होगा तभी स्पोर्ट्स चलेगा। जी बहुत सही बोला। कोई भी चीज अगर पूरा सोसाइटी लेवल पे चेंज करना है तो सबको मिलके इसको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, ये आवाज सरकार को थोड़ी सीरियसली भी लेना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हम कितना भी करें, जब तक सरकार इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेगी चीजों को, या फिर दोनों तरीके, सरकार लेती भी है लेकिन पूरा सिस्टम ऐसा है, कहीं ना कहीं बीच में वो होते होते उसकी इम्पोर्टेंस घट जाती। तो ये तो खैर बहुत स्पोर्ट्स की बात आ गई। अगर हम इसी चीज को फिजिकल फिटनेस के उसमें ले, जैसे कि हमने सोचा था आज करेंगे, तो फिजिकल फिटनेस आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, सरकार भी हो या जो भी हमारी इम्पोर्टेंस रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, वो हमेशा बच्चों के ऊपर या यंग अडल्ट्स के ऊपर। आप ये तो मुझे लगता है मेरे साथ सहमत होंगे कि जैसे ही उम्र बढ़ती है, 50-55 होता है, फिटनेस को लेके सीरियसनेस हट जाती है लोगों में। जबकि वही टाइम है जब हमारी बॉडी थोड़ी-सी वीक होने लगती है। हमें फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सीरियस एक्सरसाइजेज़ या ये करें, बट फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में हर किसी के लिए।
बट जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, अब कुछ भी खा सकते हैं, अब हमारे एक्सरसाइज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि हर एक मूव इम्पोर्टेंट है। जितना हम उम्र बढ़ती है उतना मसल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उतना हमारे बाहर के चीजें जैसे जॉब होती है, जो भी हम रिगरस काम करते हैं वो कम होती होती जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है किस चीज के जरूरत है कि सीनियर जो हमारे हैं जो 50 प्लस है, सीनियर 60 प्लस ही नहीं, आप मान के चले 50-55 प्लस है, उनको फिजिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट लगे? जी सुकान जी। देखिए जैसा आपने बोला ना, जैसे एज ग्रुप की बात की, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, लोग बाकी सारे फिटनेस एक्टिविटीज से दूर होते चले जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। और जैसे ड्यूटीज हैं, आपने देखा होगा सारे सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, वहां पे वर्क लोड बहुत अलग होता है, वहाँ चैलेंजेस बहुत अलग होती है। और ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखो, उस लेवल पहले क्या था ना कि मैं देखता था कि इस अवेयरनेस इतनी थी कि जो गांव में जो बहुत एज के भी लोग होते थे, वो पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल लेते थे, क्योंकि वही जो सर बोल रहे थे ना कि टूर्नामेंट्स होते थे या कुछ भी होता था, तो सब एक्साइटेड होते थे उस चीज को लेकर के। अब क्या है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा घट गई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी, कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। ठीक है, उस एज ग्रुप में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें जिम में भी वर्कआउट करना चाहिए, ये सही है या नहीं है। एक ये भी एक चैलेंज है। दूसरा ये कि अगर वो सिर्फ वॉकिंग ही कर रहे हैं, तो उस दौरान भी वो बहुत रेगुलर नहीं हो पाते। मतलब हो सकता है कि एक दिन दो दिन गए, फिर उसके बाद वो नहीं जा पाए। और एक रेगुलर एफर्ट जो चाहिए, वो बहुत सारे चीजों के कारण से, क्योंकि अब लाइफस्टाइल वैसी होती जा रही है और लोग बहुत ज्यादा काम में फंसते जा रहे हैं, या फिर जो भी रीजन हो, लेकिन लोगों को इस चीज से थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि उस एज ग्रुप के साथ मोबिलिटी की भी इशू आ रही है। पहले क्या था कि लोग 70 साल तक बहुत आराम से मोबाइल थे, बहुत अच्छी सारे मसल्स काम करते थे, बोन्स काम करते थे। लेकिन आज 50 प्लस होते ही मसल्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी शोल्डर्स में या फिर पैर में, नी में। क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो ट्रेवल में भी पहले क्या था कि आपके पास ऑप्शन होता था साइकिलिंग का, साइकिल वो एक एक्सरसाइज हो जाती थी। अब क्योंकि लोग कार से या बाइक से ट्रेवल करते हैं, तो वो भी एक चीज है जिसके कारण से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि लोग, वो एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी वो नहीं करते थे। दूसरी कि क्या है कि आज के जमाने में आप देखो, पहले क्या है कि आप सब्जी लेने भी जाते थे तो मार्केट में थोड़ा टहलना हो जाता था बेसिकली। बट आज ब्लिंकेट और जितने भी एप्स आ गए हैं, अब आपको कुछ करना नहीं होता, बस एक मोबाइल पे आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, एक चीज डालते हो और वो चीजें आपके पास डिलीवर हो जाती हैं। तो चीजें आसान तो हो गई हैं बाकी लिहाज से, टाइम बचाने के लिए हमने जो सबसे जो बेसिक चीजें थी, क्योंकि देखिए मूवमेंट कई बार क्या होता है ना, जो 10,000 स्टेप्स की हम बात कर रहे थे, वो जरूरी नहीं कि हम जब वॉक कर रहे हो तभी वो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। वो आप किसी भी तरह से, अगर आप कोई काम करने ही जा रहे हैं या फिर कुछ लाने ही जा रहे हैं, तो भी वो काउंट हो रहे हैं स्टेप्स। तो वो एक एफर्ट डालने की जरूरत है कि हम छोटे छोटे चीजों के लिए, आज कहीं नजदीक जाना है, वहां के लिए अगर हम व्हीकल यूज ना करें, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उस एज ग्रुप के लिए, ये अभी आपको देखिएगा वो चैलेंज ज्यादा आने वाला है 30-40 वालों के लिए, क्योंकि वो तो फिर भी थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, 50 प्लस और 50 वाले लोग। जो ये एज ग्रुप है ना, इसने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है, और ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एप्स और इस सब पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका बेनिफिट। अच्छा, आज बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस उस ऐप को डाउनलोड करना है। आप देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं कि कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या आपके लिए सही होगा, आपकी बॉडी टाइप क्या है, सब कुछ जान सकते हो आप। लेकिन उस एफर्ट को डालने के लिए फिर वो अवेयरनेस भी जरूरी है। और साथ ही लोगों तक ये बात पहुंचानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हो सकते हैं उनके ऑप्शन, जैसे हम फिटनेस के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास, ठीक है, ऑफिस में ही है, अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप बीच बीच में एफर्ट लेकर के उठते हो, उठ के जाते हो कहीं चल के थोड़ा सा, क्योंकि काउंटिंग ऑफ द स्टेप्स बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे जो लगता है, ये एक सबके लिए होना ही चाहिए कि आप काउंट करो अपने स्टेप्स को। क्योंकि उससे क्या है ना कि आपको थोड़ी बहुत करके ही
थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। और अब पहले क्या था ना कि अब जैसे कोई भी चीज है, घर में ही आप बहुत सारी चीजें, इवन जो फीमेल्स है उनको बहुत सारी चीजें खुद से करनी होती थी, जैसे पूजा है या फिर जो ग्राइंडिंग करती थी, हमारी दादियों को हमने देखा है करते हुए, वो सब कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी करा देती थी। अब क्या है कि सब चीज के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर है, आप एक बार उसमें बटन ऑन करें, हो गया। पोछा है तो अब आपको, इवन अब तो ऑटोमेटिक पोछा मशीन आ गई है। कपड़े धोने के लिए जो आपके एफर्ट्स मतलब इवन जो भी चीजें हैं, काम आसान तो हो गया है। तो हमें कहीं ना कहीं से अब मतलब अगर, क्योंकि वो काम जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती थी, वो अब नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी उसके लिए मशीन्स आ गई हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं अगर हम चाहें तो। बस उसको हम तभी यूज करें जब हमारे पास ऐसा लगता है कि हाँ, हम उस या तो फिर हम उसको यूज करें और एफर्ट्स डालें अलग से, कि हमें उसके लिए कुछ करना होगा, कि हमें फिटनेस के लिए भी कुछ करना होगा अलग से, या फिर हम इन सब छोटे छोटे स्टेप्स को करके बाकी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके, जब हम कर सकते हैं अवॉइड, तो हम वो करना चाहिए। मतलब एक सिंसियर एफर्ट्स की जरूरत है। और मतलब ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ, हमें करना है, ये पता होना जरूरी है, ये बहुत आप इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने भी देख के ही ये करना शुरू किया है, और जिसको देखा है वो हमारे साथ में ही है। मैं रईस सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़ा सा गाइड करें, एजुकेशन और फिटनेस को एक साथ कैसे हम ला सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी वो चलते थे तो उनको देख के मैं उनके साथ में जो है दौड़ने लगा। तो ये होता है कि कितने हजार स्टेप हमने आज चले, तो कहते थे स्टेप मत गिनो, बहुत कुछ सीखने से मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रईस जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हमारे साथ रईस जी है। तो मैं बात कर रहा था कि आपसे जिस तरीके से मैंने हाँ, मैंने देखा सीखा। आपका आपका सवाल मैंने सुना था। दरअसल मैं एक दूसरी मीटिंग में भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए अनम्यूट था, वो म्यूट था मैं, और वीडियो मैंने बंद कर रखा था। चलिए आपका जवाब दे देता हूँ। अ, पहले तो सबका स्वागत करूंगा, अपनी तरफ से भी सबको हाय कहूंगा। और फजल भाई को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। तो तो पांडे जी, जो आपने सवाल पूछा उस सवाल के जवाब में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने मुझसे कुछ नहीं सीखा। दरअसल सीखता क्या आदमी है, आपको महसूस हुआ तो आपने शुरू कर दिया। मैं एक बहाना बन गया कि आपने मुझे देखा और मुझे समझा। जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी एक अंदर से एक इच्छा जागी कि नहीं, कुछ करना चाहिए, अब उम्र हो रही है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। और जैसा कि अभी तक 2 4 5 साल पहले तक हमें ऐसा लगता था कि हम काफी उम्र में जा रहे हैं और ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है हम लोगों का कंपेरेटिवली आजकल की पीढ़ी के। फजल भाई बैठे हुए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, फजल भाई बड़े भाई हैं। ये भी मेरे ख्याल से 50 55 से ऊपर होंगे, क्या फजल भाई? हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, और मैं भी 54 साल का हो गया हूँ। लेकिन अभी भी कोई देखता है तो बोलता है कि भाई गंजे हो गए हो, लेकिन मतलब एक्टिविटी आपकी ऐसी है या इतने एक्टिव हो कि लगता है कि 43 44 मैक्सिमम ये होगा, जबकि मैं ओरिजिनली 54 का हो चुका हूँ। तो जब मैंने रियलाइज किया कि अब थोड़ी सी परेशानी क्यों आने लगी है, थोड़ा चलने पे थकने क्यों लगा हूं, तो मुझे लगा कि मेरी एक्टिविटी कम हो गई है। अब जैसा कि सुकांत भी बता रहे थे कि आजकल आदमी क्या है कि पहले साइकिलिंग कर लेता था, कुछ काम से बाजार जाता था, घूम लेता था, अब क्या है सब कुछ ब्लिंकिट और ये ऐप हो गया। कहीं जाना है, आपके पास कार है या व्हीकल है, जो भी है, आप उससे सफर कर लेते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बहुत कम हो गई। मुझे नहीं लगता है कि किसी इंसान को फिट रहने के लिए कोई बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कोई एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने की मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा है 50 सालों में कि बहुत एक्सरसाइज आपको मतलब इंटेंशनली करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मूवमेंट के साथ रखो हर रोज, तो मेरे ख्याल से आप फिट ही रहोगे, कुछ होगा नहीं। तो ये जो किसी ने मुझे बीच में एक दफे, मैं एम्स गया हुआ था, कोई एक मित्र भर्ती थे, तो वहां मैं गया हुआ था, वहां कुछ डॉक्टरों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स हर रोज चलना चाहिए इंसान को।
तो मैंने वो 10,000 जो ना याद रख लिया कि 10,000। तो अब मैं देखने लगा, स्मार्ट वॉच पहनने लगा और उसको उससे देखता था मैं कि कितना स्टेप हो रहा है। तो देखता था पहले होता था 5,000, 3,000, 4,000। मैंने कहा नहीं, अब पूरा 10 करना ही है। तो हर रोज 10 करने लगा और ये 10 करते करते अब एक एक अब स्टेगनेंट हो गया है कि अब 10,000 स्टेप लगभग हर रोज हो ही जाता है। और आपको भी मैं कम से कम 5,000 तक तो ले ही आया हूँ, बाकी आप भी 5,000 बढ़ा लें। अब और इसी में एक बात और जोड़ दूं, आपका पूरा डिस्कशन चल रहा था इसी बात पे कि ये जो आप लोग जैसे फिजिकल एक्टिविटीज को स्कूल्स के कुरिकुलम में और ये सब जो जोड़ने की बात आप कह रहे हैं, देखिए स्पोर्ट्स का जो रोल है या स्पोर्ट्स का जो स्थान है स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आज नई बात हम कर रहे हैं, पहले भी रहा है। दिक्कत क्या है हमारे देश में कि हम कई चीजों को ना बिल्कुल एक जैसे एक औपचारिक तौर पर चीजें कर देते हैं, उसको सीरियसली उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके रोल पे हम या उसकी कोर पे नहीं जाते हम। तो ये जो चीजें हैं, फिटनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये स्कूल के साथ कुछ हद तक इसी तरह जुड़ी हुई है। आप किसी चीज को शामिल तो कर देते हो। अभी सुकांत जी भी कई चीजें बता रहे थे कि ये इस तरह की टूर्नामेंट्स या इस तरह के लीग शुरू हो गया, मालूम चला कि दौड़ने वाले ही नहीं हैं, कहीं एक बच्चा पहुंच रहा है। तो ये सब दरअसल क्या है, जब आप प्री प्लान्ड तरीके से सब कुछ को नहीं करेंगे, सिर्फ एक कागज में दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड या एक आंकड़ा दर्ज करने के लिए आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे, तब तक इससे इसका मकसद सॉल्व नहीं होगा। जैसे आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और दूसरे मैनेजमेंट करते हो, तो हेल्थ मैनेजमेंट भी एक तरह की चीज है, उसको आपको सीरियसली तो लेना ही होगा। क्योंकि हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, इतने परसेंट युवा है हम लोग, इंडिया में युवा पीढ़ी है। लेकिन जब अगर ये युवा पीढ़ी ही बहुत सशक्त और स्वस्थ नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। आज बहुत हद तक कई ऐसे देश थे जो कभी उनको युवा देश कहा जाता था, उनकी पीढ़ी में क्या हुआ है कि लोग एकदम फिजिकली कमजोर हो गए, शरीर से कमजोर हो गए हैं। तो अब उनको उसका प्रभाव समझ में आ रहा है कि इसके कितने नुकसान हैं। तो हमें इनसे सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा पहले से चल रहा है स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी स्कूल से जुड़े हुए कार्यक्रम है, उसको हम थोड़ी मजबूती के साथ बढ़ाएं आगे और उस पे विशेष ध्यान रखें। और ये जब चीजें होंगी स्कूल लेवल पे, तो जाहिर है कि हमें आपको किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारे एक डे टू डे रूटीन में शामिल हो जाएगी और हम स्वस्थ ही रहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, दिख तो रहे हैं हम लोग सब स्वस्थ। इसमें मैं सिर्फ एक बात बढ़ा दूं प्रज्ञा जी, विकास जी, के देखिए मैं चूंकि गांव में हूं, बचपन में हम लोग देखते थे, रईस भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, सुकान जी भी करेंगे, सुकान जी और रईस जी ने भी इस बात को थोड़ा सा दिया, थोड़ी सी बात रखी उसी पे, कि बचपन में हम लोग देखते थे कि लोग मीलों मील पैदल चलते थे, न कोई हार्ट की बीमारी होती थी, न ब्लड प्रेशर बढ़ता था, न शुगर होता था। इवन किसानों की बात करें, किसानों के यहाँ आप देखिए ना, वो सारे मशीन आ गए हैं। पहले लोग ओसाते थे, खेतों में धान ये करते थे, कूटते थे, चूड़ा कूटा जाता था उसमें, उखली मुसल में। उससे जो फिटनेस होती थी, हम मुझे याद है कि मेरे यहाँ लोग आते थे, सुबह की नमाज पढ़ के घर से निकलते थे और 7-8 मील पैदल चल के चले आते थे, 8-9 बजे तक। तो ये एक परंपरा थी जिससे ये फिटनेस, ये वो जिस 10,000 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा था। तो ये वो उस दौर की बात थी कि जहाँ कुएं से पानी भरा जाता था, कपड़े महिलाएं धोती थी, और ग्राइंडर की बात सुकांत भाई ने कही ही, जाता चलाते थे लोग, चक्की चलाते थे लोग। तो इससे क्या होता था कि वो जो सारी आज वो एक फिटनेस था, उससे बेहतर फिटनेस हो ही नहीं सकता, सारे मसल्स काम करते थे। आज वो कहीं शायद वो हो ही नहीं रहा, वो सारी चीजें। इसकी वजह से भी आप तो ये है कि ब्लिंकिट की बात करके सुकान भाई ने ऐप्स की बात की, अरे हम तो देखते हैं कि 10 रुपए का नमक लाने के लिए 10 मिनट का राज, यानी
2 फरलांग के लिए लोग बाइक से चले जाते हैं कि पैदल नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग अपनी बात करें, जहां तक मेरी बात है, कोशिश ये रही दिल्ली में भी अभी भी हो कि कम से कम 1.5, 2, 3, 4 माइल जरूर पैदल चलता हूँ, कोशिश ये रहती है, ताकि ये फिटनेस ही आदमी को यानी बेहतर बना के रख सकता है। कि आप फिट रहिएगा तो सारी चीजें ठीक ठाक रहेंगी, और लाइफ स्टाइल खाने पीने पर भी, चूंकि ये सारी चीजें हैं, और मेंटली और फिजिकली मेंटली भी आपको खुश रहना होगा। हम ये है कि दुनिया सारे जहां का गम भी पाल लेते हैं ना, तो वो भी एक तरह से फिटनेस को, यानी अपनी जो है फिटनेस है हमारी, उसको कहीं पर खुश रहने वाली प्रवृत्ति हमारी खत्म होती जा रही है। खुश रह, अब ठीक है क्योंकि गम तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, गम करने से, फिक्र करने से, सोचने से बहुत सारी चीजें फुर्गिया जी नहीं होगी। और फिक्र जो है ना, वो भी फिटनेस का मुझे लगता है कि खुश रहना भी फिटनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। वो 10,000 स्टेप्स में अगर आप खुश रहिएगा, पैदल चलिए, 10,000 स्टेप्स कीजिए, फिट रहिए, ये सारी चीजें हमें, चूंकि पहले का दौर और आज के दौर में फर्क जरूर है कि लाइफ स्टाइल में फर्क आया है, लेकिन ये फर्क हम खुद दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये ठीक है कि हम बातचीत कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन प्रेरित तो हमें खुद के लिए करना होगा। और जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे, हम दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग जो कर रहे हैं एक बेहतर इनिशिएटिव है, और हम लोगों को जोड़ा, तो इससे इससे और बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि जुड़ के अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि एक लाइफ स्टाइल और फिटनेस बहुत एक दूसरे के साथ है, और उसमें स्पोर्ट्स भी जोड़ दीजिए। और फिटनेस, विकास भाई को फिर मैं बात करूँ कि स्पोर्ट्स से फिटनेस नहीं, फिटनेस है तब स्पोर्ट्स है। आप फिट नहीं रहिएगा तो कोई स्पोर्ट्स खेल कर ही नहीं सकते आप जी। प्रज्ञा। ऐसी ऐसी कोई स्टोरीज जो आपने पर्सनली फील किया हो कवर करने के टाइम पे, अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर करने के टाइम पे, जो आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए, इस अवेयरनेस को उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा? इससे सुभान जी बताइए पहले आप, ध्यान में नहीं आ रहा अभी जी कुछ। जी प्रज्ञा जी, जैसे फिटनेस की बात है, और मैंने एक स्टोरी कवर की थी, और वो दरअसल बिहार के ही एक व्यक्ति हैं, और सीवान के रहने वाले हैं। सीवान में वो अ, उन्होंने आज से लगभग 4-5 साल पहले एक एफर्ट लेकर के, सिंसियर एफर्ट लेकर के, कोई मदद मिली नहीं थी कहीं से, और अपनी जमीन बेचकर उन्होंने, खास करके महिलाओं के लिए और जो बेटियां थी उनके लिए, गर्ल्स के लिए, एक स्पोर्ट्स एकेडमी कह लीजिए या फिर कह लीजिए फुटबॉल एकेडमी शुरू की थी। और उस सिंसियर एफर्ट्स का मुझे उस समय तो बहुत, देखिए इनिशियल स्टेज था 5 साल पहले, लेकिन जो जब मैं आज देखता हूँ ना, तो वो एक बहुत बढ़िया रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स वो बन गया है, एक एकेडमी बन गई है। और वहां से हर साल जो इंडियन टीम की कई सारी ऐसी वुमेन फुटबॉलर्स हैं जो निकल रही हैं उस गांव से। और वो, मैंने जब शुरुआत देखी थी उनकी, तो मुझे भी लगा था कि ठीक है, एक एफर्ट लगा रहे हैं, और ये देखिए धीरे धीरे लोग आ गए, उन्होंने एफर्ट डाली, बहुत शुरुआत में सारे कुछ अपने लिए लगाया, अपने से किया। लेकिन ऐसे हीरोज हैं जो मतलब कुछ ऐसा, मतलब जज्बा है उनका, मैंने देखा है जज्बा, कि वो लगातार मेहनत करते रहे, तो आज रिजल्ट ये है कि आज वहाँ 150 से ज्यादा बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग ले रही हैं। और सिर्फ फुटबॉल नहीं, वहाँ रग्बी और भी कई सारे स्पोर्ट्स अब वो खिलाने लग गए हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि जो पहले गांव के लोग ये बोलते थे कि ये बच्चियां ये क्यों निकल रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, वो अब धीरे धीरे इतना हो गया है कि कुछ कुछ बच्चियां खुद ऐसे ऐसे परिवेश से आई हैं जो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो वहां से, उनको भी नहीं पता था कि वो इंडियन टीम की मेंबर्स बन सकती हैं, और आज बनी। तो जो बहुत समृद्ध लोग हैं, जो जहाँ पे बहुत, आपने एक पॉइंट उठाया था शुरू में कि स्कूल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है, इतनी आबादी है, ये तो बहुत दुखद है कि हम सारे स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, या फिर जितनी भी चीजें हो रही हैं, बाकी सारे
फिटनेस को लेकर के भी हम लोगों को इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो ऐसे कंट्री से आते हैं जहाँ पे योगा का ओरिजिन हुआ है, और उसके बावजूद कितने लोग हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब ये चैलेंज बहुत अजीब है कि हम बहुत चीजें अडेप्ट करने की कोशिश में हम उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारी अपनी मूल चीजें हैं उसको हम छोड़ रहे हैं। और जो भी लोग थोड़ा एफर्ट लेकर के कुछ करना चाहते हैं, देखिए समय लगता है लेकिन रिजल्ट भी दिखता है, क्योंकि मेरे सामने वो उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग के दिनों की है। आज से 4-5 साल पहले मैं वहां ही था और वहां पे ही रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मुझे वो चीजें उस समय बहुत ज्यादा लगती थी कि ठीक है, कोई एफर्ट तो कर रहा है, चलिए कुछ ना कुछ तो होगा। पर जब आज मुड़ के देखता हूँ तो वहां से इतनी बच्चियां अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंची है, कितनी की नौकरियां हो गई, कितनी कुछ कुछ मिल गए मौके। तो लगता है कि देखिए अगर एफर्ट कोई डालता है तो रिजल्ट भी लॉन्ग स्पेन पे मिलने लगता है। तो बस वही बात है कि आप लोगों ने भी जो एफर्ट डालना शुरू किया है, हो सकता है शुरुआत में ये अभी बहुत लोगों तक पहुंचे धीरे धीरे करके, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म पे आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है अवेयरनेस भी एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच पाती है। तो एफर्ट्स करते रहना होगा और उसका रिजल्ट भी मिलता है और मिलेगा, ये भी सच है, क्योंकि वो एक रिपोर्टिंग एग्जाम्पल है मेरा, जहाँ पे मैंने खुद लाइव देखा है कि उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है। मतलब 150 बच्ची अगर आज उनके यहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, वो भी ऐसे ऐसे गांव से आकर के, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो लोगों तक भी पहुंचा है। तो जो लोग पहले नहीं चाहते थे कि करें, अब वो लोग भी आगे आ रहे हैं। नहीं, इसी जी तरह की चीजें वैस देखिए प्रज्ञा जी, बंगाल की बात करें हम, चूंकि मैं कलकत्ता रहा हूँ, मैं बार बार जो खेल की एक वो राजधानी कही जा सकती है। सुकांत भाई ने जिसका जिक्र किया वो इंडिविजुअल एफर्ट, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप देखिए कि जितने खेल हैं, खास के अगर क्रिकेट को छोड़ दिया, क्रिकेट में भी हालांकि अब छोटे घरों से लोग आ रहे हैं, छोटे बैकग्राउंड से लोग जिसको, लेकिन दूसरे तमाम खेलों से हमने कलकत्ता में देखा, छोटी छोटी जगहों से बहुत गरीब घर की लड़कियां, जिनके यहाँ लड़कियां लड़के बच्चे, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, या इस तरह बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, और वो वहां से कलकत्ता चल के आते थे, वहां लीग खेलते थे, लीग खेल के फिर सफर करके मेट्रो लोकल से लोकल ट्रेनों से सफर करके वो लोग, और वो फिर उन्होंने इंडिया खेला। अ, भारत की नुमाइंदगी की, कबड्डी में हो या वॉलीबॉल में हो या बास्केटबॉल में हो या फुटबॉल में भी हो। फुटबॉल में भी ज्यादातर जो खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी रहे, वो छोटी कलकत्ता के बहुत छोटी छोटी जगहों से आए। और उनको जाहिर है कि उनको लोगों ने उनको इनकरेज किया। बच्चियों को कलकत्ता में बहुत इनकरेज मिलता है, कबड्डी में हमने देखा है बहुत सारी खिलाड़ी। वो एक दत्ता थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, बहुत छोटे से घर की, उनकी बहन का डेथ भी हो गया, बनी कपड़ा धो रही थी वो, और उनको नमूनिया हो गया, वो भी अच्छे स्प्रिंटर थी। तो वो छोटे घरों के, और जो जाहिर है कि वो फिटनेस जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, उनके यहाँ फिटनेस वो था, वो मेहनत करती थी, वो घरों में मेहनत करती थी, वो अपने इलाके में मेहनत करती थी, दौड़ती थी, घरेलू काम में भी उतनी दक्ष थी, हिस्सा बटाती थी, चाहे वो लकड़ी फाड़ती तोड़ती थी लकड़ियों को, इस तरह की चीजों से, बहुत छोटे घर से। तो वो फिटनेस भी उनको काम आया बाद में जब उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया। तो कल बंगाल में, और बंगाल क्या पूरे देश में देखिए कि जो छोटे खेलों के, खास के अगर आप कबड्डी हो, कुश्ती हो, या और दूसरे खेलों, क्रिकेट, फुटबॉल भी देख, थोड़ा बहुत फुटबॉल में भी थोड़ा बहुत अब तो कॉर्पोरेट जगत आ गया है जब से ये आईएसएल वगैरह शुरू हुआ है। लेकिन एक दौर था कि फुटबॉल, कबड्डी, आर्चरी, हॉकी, ये सब बहुत छोटी छोटी जगहों से लोग आए हैं। हॉकी में तो बहुत सारे ऐसे मिसाल है जिसकी बात सुकांत जी ने की। झारखंड, रांची में बहुत छोटे छोटे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उस तरह की अकेडमियां बनाई, उनको नर्चर किया, और फिर वो आज भारत के लिए खेले। जाहिर है कि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ भरी पड़ी है, और आप लोगों को भी अब इनिशिएट इस तरह का कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इससे एक अवेयरनेस फिटनेस को लेकर भी आएगा। और फिर मैं कहूँगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हम न सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि हम तमाम लोगों के लिए। और वो मेंटली भी होना चाहिए और फिजिकली भी होना चाहिए। जी, इसी के साथ और भी कुछ चीज़ हम, जैसे आप अगर जेनेरिक देखा जाए तो आपको क्या लगता है पब्लिक पॉलिसी में ऐसी क्या चीज़ें आनी चाहिए
जो हर एज ग्रुप के, हर जगह के, भारत के छोटे से लेके बड़े जगह में हर एज ग्रुप के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि ये चीज़ अवेयरनेस और बढ़े। ये चीज़ जो जो हमने आज यहाँ बैठ के रियलाइज़ किया, जो पॉइंट्स आप लोगों ने ऐड किया है, ये अभी भी कहीं न कहीं ये इश्यूज़ हैं। उस इश्यू को एड्रेस करते हुए ऐसी क्या पब्लिक पॉलिसी आनी चाहिए कि थोड़ा बेटर हो पाए आगे जाके ये सारे इश्यूज़? देखिए, एक तो सबसे मुझे लगता है प्रज्ञा जी के जिस तरह की चीज़ें देश में हैं, ठीक है हम फ़िटनेस रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कालाबाज़ारी और मिलावट चीज़ों में हो रही है, सब्जियों से लेके, फलों में लेके, तो सरकार को इस पे कुछ सख्त कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक आपको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, मतलब खालिश खुराक नहीं मिलेगी। पहले का दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि कद्दू इंजेक्शन से दे के उसको बड़ा नहीं किया जाता था। फलों में इंजेक्ट दूसरे तरह की चीज़ें नहीं। पहले ये भी वजह थी कि फिट लोग रहते थे, क्योंकि मिलावट इस तरह की नहीं होती थी। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे भी देना होगा कि इस तरह के कोई कानून बने, ताकि जो लोग इस धंधे में लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, आप फिट रह रहे हैं, हम तो दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रही हैं, आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जिंदगी में, हमारे खुराक में जो चीजें शामिल हो रही हैं, जो नकली चीजें हैं, चाहे वो दूध दही, आज सब नकली बन रहे हैं। तो इस तरह की चीजों पर भी हमको ध्यान देना होगा। अगर सरकार को इस पे बहुत अ, यानी वो ये है कि निदा फाजली का एक शेर है कि मस्जिद तो बना डाली और भर में, ईमा के हरारत वालों ने, ये इकबाल का है कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इस पे इम्प्लीमेंट हो और कायदे से ऐसा हो कि आज हम फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज होगी, अगर जब तक हम अपने खुराक, जो चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो खारिश ना हो, तो आदमी को फिट रखने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। जी पर जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, बहुत वैलिड पॉइंट है। हम बहुत अपर लेवल की चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो खुराक है, वहीं अगर मिलावट हो गया तो कैसे चलेगा? हेल्थ का मेन चीज़ तो 60% फूड से है, 40% बाकी चीज़ों से है। तो अगर ये खुराक ही हमें मिलावट होगी, सही नहीं होगी, डाइल्यूटेड होगी, तो इश्यूज़ तो रहेंगे। सुकांत जी, आपका क्या कहना है, पब्लिक पॉलिसी में क्या ऐड ऑन होना चाहिए? देखिए, पब्लिक पॉलिसीज में ऐसे तो बहुत सारे कानून ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें एफर्ट्स सबने लगा भी दी हैं। एक तो चीज जो मुझे लगता है कि एक एक जो जमाना अभी चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा क्रेज है सोशल मीडिया को लेकर के, तो हम एक चीज ये देख सकते हैं कि जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिटनेस से प्रमोट कर रहे हैं या फिटनेस को कुछ तरह से, जैसे अब साइकिलिंग मूवमेंट एक चलती है, हर संडे को फिट इंडिया साइकिल करके एक एफर्ट्स लगा रही है सरकार। तो जो लोग उस दिन, ऐसे भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद से या तो वीडियोज डालते हैं या फिर ये करते हैं, तो उनको भी कुछ रिकॉग्निशन मिलते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब आज ऐसा जमाना है जहाँ पे रिकॉग्निशन, बहुत लोग उस चीज को देखते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं कि लोग उनको रिकॉग्निशन दें। तो इसलिए ये सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा इसको लेकर के भी थोड़ा एक कॉन्शियस एफर्ट लगाए कि लोग जो अच्छा कर रहे हैं ना, उनको इस तरह से पहचान मिलनी चाहिए कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो देख करके इंस्पायर हो कि हाँ, ये जो अच्छा कर रहे थे इनको अगर पूछा जा रहा है तो हो सकता है हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हमें भी पूछा जाएगा, या हमें भी कुछ उसके लिए बेहतर मिल सकता है, या हमें भी इस चीज के लिए कुछ हो सकता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि जो मतलब अवेयरनेस के लेवल पे भी, और दूसरी चीज कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज हो सकती है। जी, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत ही होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जैसे कि यूथ ओरिएंटेड देश है। हम दुनिया में जाने जाते हैं कि हमारे मैक्सिमम यूथ इंडिया में है, इसीलिए शायद सारे फॉरेन के बड़े-बड़े ब्रांड्स आते हैं।
तो अगर हम तो सोशल मीडिया उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया यंग जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ऐसे चीज़ें हाइलाइट करें, हाइप करें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू नॉर्मल मीडिया, तो हर एक एज ग्रुप को इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा और वो इनिशिएटिव लेने में ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। बहुत सही बोला। रईस जी, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे प्लीज़? नहीं, सुकांत जी ने और फजल भाई ने जो बातें कही है लगभग कंप्लीट है, और आपने उसमें जो कसर रही वो जोड़ दिया आपने। हाँ, ये जरूर है, अवेयरनेस निश्चित तौर पर बहुत जरूरी चीज है। हाँ, अब ये है कि अवेयरनेस हर एक दौर में मोड चेंज होता रहता है। जैसे सुकांत ने बढ़िया कहा कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, तो आपको सोशल मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन हर दौर में उसके जो मीडियम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी सोशल मीडिया, आप लोग जैसे वेबिनार कर रही हैं, ये एक अच्छी चीज है। कम से कम जितने लोग देखेंगे इसको, वो तो हम लोगों की बातों से मतलब इत्तेफाक भी रखेंगे, उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा उन्हें। तो भले ही 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 50 लोग देखें, लेकिन एक हमने अपना पर्पस तो सॉल्व किया। तो ऐसे लोग जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही, लेकिन वो अवेयरनेस को एक बड़े आंदोलन की तरह बनाने में लगे रहे, या इससे बने छोटे छोटे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्टे फिट इंडिया जो बता रहे, और साइकिलिंग जो बताया सुकांत ने, तो ये ऐसा नहीं कि साइकिलिंग कोई ऑल ओवर इंडिया एक वन टाइम में ऑर्गेनाइज होता है, ये छोटे छोटे क्लस्टर्स में होते हैं। तो आप जब छोटे छोटे प्रयास करते हैं, तो वही प्रयास बहुत बड़ा आगे चलकर एक रिवॉल्यूशन के तौर पर बदलता है, तो वो तो होना चाहिए। और हाँ, और एक बात यहाँ मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि थोड़ी सख्ती भी कई बार जरूरी होती है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोरिया में शायद कोई ऐसा रूल है कि इतने साल के आदमी का वेट इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। ये ऐसा कुछ गवर्नमेंट रूल है, और वहां 50 बहुत केजी, सारे। हाँ, है ना 50 ऐसा केजी, कुछ। 50 केजी, हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका 50 हाँ, केजी हाँ, से ऊपर का नहीं होना चाहिए वेट। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं कि इस एज के आदमी को इतना वेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या और भी कई हेल्थ को लेकर पैरामीटर्स उन्होंने सेट कर रखे हैं। तो हमें भी जैसे, अगर जैसे इसमें मैंने तो कहा इसमें कि रईस मुझे, रईस भाई, इसमें तो बहुत सारे पुलिस वाले छट जाएंगे यार। तो अच्छी बात है, गलत लोग निकल जाए, अच्छे लोग आ जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे भी पुलिसिंग को इतनी ज्यादा यहाँ मतलब आलोचना का सामना करना पड़ता है पीठ पीछे। वो लोग कहते हैं कि देखिए इनके पेट इतने बड़े बड़े, ये दौड़ेंगे क्या, ये करेंगे क्या, तो बात सही है। तो अच्छी बात है वो चले जाएंगे, तो हम आप जैसे लोग 60 साल में भी चले जाएंगे पुलिस में। तो अच्छी मतलब ये चीजें होनी चाहिए, कहीं एक पैरामीटर हेल्थ का कुछ सेट करके गवर्नमेंट को, ठीक है उसको सख्ती न, जैसे कानून की तरह नहीं, लेकिन कम से कम अवेयरनेस लेवल पे वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जैसे 10,000 स्टेप्स, मैं इसलिए कह रहा था कि ये इतनी जगह से रिपीट हुई ये बात 10,000 स्टेप्स वाली, कि वो लगभग अब हिंदुस्तान की बहुत सारी आबादी ये कहने लगी है कि मतलब स्वस्थ रहना है तो 10,000 स्टेप चलना है भैया। तो ये तो कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में आया ना। तो अगर ये छोटी छोटी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को आप अलग अलग मोड्स के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा अगर इतना प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे कि वो अगर लोगों तक जाएगा, तो यही सबसे बड़ी जागरूकता है, अवेयरनेस यही है। और अवेयरनेस पहली कड़ी है, नंबर 2 पे ट्रेनिंग है, और तीसरे पे रिजल्ट है। तो अवेयरनेस फर्स्ट कड़ी है, उसको मजबूती के साथ करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब कि आपको जो भी सुविधा अवेलेबल कराना, जैसे अगर आपने अवेयर अवेयर कर दिया। अब यहाँ मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा, शायद फजल भाई और सुकांत जानते होंगे, पीटर थंगराज, पी हाँ, थंगराज फुटबॉलर से। फुटबॉलर फुटबॉलर थे, वो गोलकीपर थे। और इतने चपल थे कि लोग कहते थे कि पीटर थंगराज अगर खड़े हो जाएं गोल पोस्ट के आगे तो बॉल पीछे जा ही नहीं सकती है। और मेरी खुशकिस्मती यह है कि पीटर थंगराज से अपनी दोस्ती थी।
तो उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने मुझे बताया, हमने कहा ना कि आप कहाँ के रहे, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत सुदूर किसी गांव का रहने वाला था, लेकिन उनके स्कूल्स और जो उनका गांव था वहाँ फिजिकल फिटनेस मतलब दौड़ धूप खेल कूद इसको लेकर अवेयरनेस बहुत था लोगों में। लोग बहुत मतलब इस मामले में अवेयर थे। तो क्या है कि वो इसी चीज से वो प्रभावित हुए, और वो कोई फुटबॉल का कोई कोर्स वोर्स या फुटबॉल की ट्रेनिंग कुछ नहीं ली थी, लेकिन इतने चपल थे इस जो उनकी डेली रूटीन थी कि किसी की नजर एक बार उन पे पड़ गई तो उन्होंने कहा यार ये तो लंबा भी दिखता है और बड़ा एक्टिव है ये आदमी, इसे चलो, हमारा गोलकीपर बहुत बेकार है, वो हम गोल खाता है बहुत, इसे पकड़ के ले चलो, ये लंबा है बहुत फुर्तीला है, ये गोल रोक लेगा। तो कहने का मतलब फुटबॉल जैसी चीज का ट्रेनिंग भी नहीं मिला था, सिर्फ उसकी चपलता, फिटनेस, उसने उसे एक महान फुटबॉलर में बदल दिया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आदमी फिट है तो उसके लिए ऑप्शंस भी बहुत खुल जाते हैं, जैसे पीटर थंगराज साहब के लिए खुल गया। अफसोस है कि अब वो जीवित नहीं है, 2-3 साल पहले गुजर गए वो। लेकिन वो मैंने बस यही याद दिलाने के लिए इसका जिक्र किया कि फिट व्यक्ति के लिए रास्ते भी कई तरह के होते हैं, खुलते हैं जीवन में। तो आपके ये लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, जो अंदर की खामियां हैं उसको मैंने देखा है। हालांकि पिछले 15 अगस्त को, इसी साल के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि अगर इंडिया फिट रहेगा तभी हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे, तो हमें फिट इंडिया की तरफ फोकस करना चाहिए। बहुत सारे मूवमेंट भी शुरू हुए, सोशल मीडिया पे भी उसका बढ़ा। लेकिन जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता हूँ और किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस टाइप का मूवमेंट के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी उस चीज को बढ़ावा मिल रहा है, तो आपके यहाँ इस टाइप से कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, तो वो उसको जस्ट एक इवेंट मानते हैं, वो एक लाइफ का पार्ट नहीं मानते हैं कि ये एक्टिविटीज करने से, अवेयरनेस फैलाने से आगे की पीढ़ी जो है हमारी स्ट्रांग होगी। वो केवल उसको एक जैसे नहीं होता कि बस एक काम है, एक इवेंट है, करा दो, कहानी निपट गई। ऐसी लाचारी उनके साथ में क्या केवल चाटुकारिता की वजह से है? मतलब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते आप लोग क्या उसको मतलब कहेंगे कि वो लोग इसको इग्नोर क्यों करते हैं? मतलब अगर खेल भी होता है, मैं स्कूल में देखता हूँ हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, लेकिन वो एक केवल खाना पूर्ति भर क्यों रह जाते हैं? वहां से कुछ ऐसा क्यों नहीं लोगों को लगता कि हाँ थोड़ा मेमोरी बनी? सुकांत इनसे जी, सवाल ये रियल एग्जाम्पल है। मैंने बात की तो उन्होंने जस्ट इवेंट मान के दूसरी चीजों को प्रायोरिटी कर दी और इसको इग्नोर कर दिया। देखिए ये तो हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कहीं कुछ लोगों में ये चीज हो। और देखिए वो हमेशा जैसे लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका असर कुछ ना कुछ तो होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री अगर कोई चीज बोलते हैं, हो सकता है उसमें से 20 लोग या 50 लोग खारिज कर दें, लेकिन 50 लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज को मानते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। और देखिए हम अगर इस पर ध्यान दें कि कौन उसको लेकर के बहुत नेगेटिवली सोच रहा है, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। देखिए हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं लेते या अच्छी तरीके से नहीं लेना चाहते। उसमें थोड़ा सा उनका बायस भी होता है कि जैसे हम अगर इस इंसान को पसंद नहीं करते तो हम उसकी बातों को भी खारिज करते हैं, चाहे वो अच्छी बात ही क्यों नहीं कर रहा हो। तो वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है ये कि इस चीज को समझना कि ये बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं पता उनको भी होगा कि हाँ ये चीज जरूरी है, लेकिन खारिज इसलिए करना है क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत चीज है, ये इस चीज को कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम कई बात आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, कई ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हो कि नहीं आपने जो ये बोला हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर हम जानते हैं कि उसका असर लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है तो हमें उसको लेना चाहिए। पर वही बात है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो कुछ हम कर नहीं सकते। और दुखद ये है कि जो लोग अथॉरिटी वाले पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी है या अथॉरिटी वाले पोजीशन पे, उनको तरफ से ये आता है तो बहुत दुख लगता है कि आप जानते हो आप कर सकते हो फिर भी आप नहीं करते। तो वो दुखद तो सच में है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोग उसमें से कर भी रहे हैं। और
उसका असर भी दिखता है। क्योंकि जैसे क्या है, धीरे-धीरे हो सकता है कि कुछ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो हो सकता है शुरुआत में कम लोग वहाँ पहुँचे, बहुत कम लोग ये करें, लेकिन देखते-देखते एक-दूसरे को देख कर के लोग शुरू कर देते हैं। ये देश ऐसा है जहाँ पे हम कोई चीज़ करते हैं तो बहुत धीरे-धीरे करके लोग पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने लगते ज़रूर हैं। तो वही चीज़ है कि हो सकता है शुरुआत में अभी जिस तरह से तो जब आप इसकी तो इसका ऐसे लोगों को लाइन पे लाने के लिए आपकी कलम बोलती है कैसे बोलती है? नहीं, अगर हमें पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमको हमारी जानकारी में होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हम उनको कवर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनकी उनसे सवाल के जवाब ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने हाल-फिलहाल में आपको बोला ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद हमने जितनी भी अथॉरिटी थी उनसे बात की। कहाँ प्रॉब्लम हुई? क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी? क्यों ऐसा हुआ? आगे ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखो, अगर आपको कम्पीट करना है वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो देखिए, जर्नलिस्टिक अप्रोच यही है कि हम उसको पॉइंट आउट तो कर सकते हैं और पॉइंट आउट करते भी हैं। लेकिन वही बात है कि उसका असर धीरे-धीरे ही दिखता है और दिखेगा। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो वो जानकारी में आते हैं तो उनको हम कवर करते हैं, या फिर जो आपकी जानकारी में आते हैं तो वो आप हम तक पहुँचाइए। हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी बात डायरेक्ट ऐसे ना सुने, कहीं कलम के डर से ही कुछ उनमें चेंज आ जाए, तो वो भी एक बात है। फजल जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इस मामले में। हाँ विकास भाई, ऐसा है कि देखिए व्यक्तिगत रुचि भी बहुतों की होती है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत उदासीन रहते हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर मेरी रुचि खेलों में है, फिजिकल फिटनेस में है या फिटनेस में है, तब तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। लेकिन जो एक तो सरकारी मामला जिस तरह का होता है, उसमें हम आप सभी जानते हैं कि जिस सिस्टम की जितनी खामियां वो खामियां होती हैं। तो एक बड़ी एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन उसी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो इसमें रुचि लेते हैं, और जो रुचि लेते हैं वो उनके यहाँ आप देखिए, चाहे स्कूल में हो, कॉलेजों में हो, वहाँ बच्चे अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं। वहाँ फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, खेलों पर भी ध्यान देते हैं। और जहाँ तक कलम की बात है, तो मुझे एक घटना याद आ रही है, चूंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी कपिल देव ने एक कपिल देव जी ने एक जो पद्मश्री है, अर्जुन अवार्डीज थे, अदर देन क्रिकेट, उसके उनके लिए एक बेनिफिट मैच रखा था, वर्ल्ड 11 वर्सेस। उसमें एक मैच रांची में उन्होंने रखा था। तो रांची के मैच को लेकर पता चला कि वहाँ पलामू या कहाँ, पलामू का ही शायद था। बहुत साल हो गए, 20 25 30 साल हो गए लगभग इस घटना को। उन्होंने वो मैच रखा था वहाँ। कहा नहीं, अकाल पड़ा था, अकाल पीड़ितों के लिए। बाद में मुझे पता चला कि आयोजकों ने जो है, वो तब बिहार में और झारखंड अलग नहीं हुआ था, और भी इसको उस मैच को लेके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ विवाद चल रहा था। जब पता चला तो वहाँ जो लोग थे, कुछ माफिया किस्म के लोग, उन्होंने इसका आयोजन किया था। वो इस तरह का धंधा करते थे कि मैच करो, पैसा कमाओ, और इस तरह। तो फिर कपिल देव से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा, कितना पैसा आप ले रहे हैं उनसे? कहा कि हम तो कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ आने जाने का किराया और ठहरने का ले रहे हैं। उसके बाद एक अभियान हम लोगों ने, अपने जनसत्ता कलकत्ता में था मैं तब, एक अभियान चलाया वहाँ, और फिर उसकी रिपोर्टिंग की कि किस तरह से क्या होता है, क्या क्या यहाँ गड़बड़ चल रहा है, कौन लोग हैं। और लगभग 3 4 5 दिन तक जो लगातार फॉलोअप भी किया। लोकल जो रिपोर्टर थे रांची में, उन्होंने भी फॉलोअप किया। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो कपिल देव ने उस मैच को रद्द कर दिया। तो ये चीजें हैं, जहाँ गलत लगता है वहाँ खड़े होते हैं। अब आज ये है कि अब आज की जो पत्रकारिता हो गई, वहाँ भी हम तमाम लोगों के सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। तो उससे लोग बचते हैं, बहुत सारे लोग आजकल बचना ज्यादा चाहते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ बोले, कौन इस तरह की चीजों के खिलाफ बोले, केस मुकदमा वगैरह वगैरह, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये है कि चाहे आज भी, जब भी कुछ करने का होता है, तो हम तमाम लोग खड़े होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि आपने जो सवाल उठाया, वो बहुत कई लोग जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि फिट रहे, रहे, वो उस जिम्मेदारी में कितनी रुचि लेते हैं, उनकी व्यक्तिगत आस्था इस पे कितनी है। मैं तो इसलिए अगर वो व्यक्तिगत तौर पे खेलों से, फिटनेस को लेके अवेयर है,
तो वो अपने अपने बच्चों को, अब जिस स्कूल में बात कर रहे हैं या जिस संस्थान में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के लिए करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है कि भई चलो रूटीन है, सरकार ने हमको ये ज़िम्मेदारी दे दी है, तो फिर वो उतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ये एक मुझे लगता है कि ये एक सिस्टम का जो एक पार्ट है ये, इसकी वज़ह से भी है। जी, बहुत जैसे आपने बोला सिस्टम को भी चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार चाहे जितना भी चाहे, हर एक लेवल पे सबके एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक चेन सिस्टम है, हर एक स्टेज पे अगर सही से उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए पूरे सिस्टम को, चीज़ें नहीं निकल के आएगी जो सोच ओरिजिनल सरकार की है। तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए सिंपल सी चीज़, फिटनेस का बहुत सारे मिथ होते हैं फिटनेस को लेके। ऐसी कोई मिथ है फिटनेस के जिससे आप अपने जर्नलिज्म के थ्रू बर्स्ट करना चाहते हैं कि लोगों को बहुत मिथ है फिटनेस को लेके? जैसे फिटनेस का मतलब बहुत लोगों को लगता है अगर वो हेल्दी हो गए हैं तभी उनको जाना चाहिए फिट होने के लिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिम ही एक माध्यम है फिटनेस का। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वॉकिंग करने से हो जाता है। तो ऐसे कुछ फिटनेस मिथ्स है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा हाइप्ड है बट एक्चुअली ये सही नहीं है, इसको बर्स्ट करना चाहिए? जी फैज़ल जी। नहीं देखिए, हाँ, आप अपनी-अपनी सोच है, बहुत सारे लोग की अपनी सोच होगी, मिथ्य बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो। लेकिन चीज़ें ये है कि जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, हम खुद ये नहीं सोचेंगे कि भई ये होना है। अब हम अपनी बात ही करते हैं कि हम लोग गाड़ी घोड़े के बावजूद पैदल खूब चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, आप मिथ्स को जो लेके बहुत सारी हैं, अपनी-अपनी सोच है, अपने के खिलाड़ियों को लेके भी, स्पोर्ट्स को लेकर भी। लेकिन ये है कि सरकार को, ये खिलाड़ियों को या जो लोग हैं, इसको तोड़ने के लिए अवेयर करना ज़रूरी है, लेकिन अपने अंदर भी एक जुनून होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे क्या कर सकते हैं। और अपने अंदर जब तक वो चीज़ नहीं होगी, तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को हम लिख भी सकते हैं, लिखते भी रहें, सब कुछ करते रहें। लेकिन ये है कि चूँकि आज हमने दुनिया भर की चीज़ें देखी हैं, अभी छोटे से इस वेबिनार में हम लोग बहुत सारी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये है कि बहुत सारी चीज़ें टूट भी रही हैं, जो सामने है, बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग। लेकिन ये है कि अभी और ज़रूरत है, और ज़रूरत हम तमाम लोगों को साथ चलने की है। क्योंकि जब तक फिट नहीं रहेगा तब तक इंडिया में वो है ना कि नहीं, फिट नहीं रहे बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो फिट रहना ज़रूरी है, और वो फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम लोग आपस में बातचीत करें, इंडिविजुअली भी, और जो मिथ है पत्रकारिता के ज़रिए भी तोड़, कोशिश तो रहती है हम लोगों की, चाहे वो हम हों, सुकांत जी हों या दूसरे हों। लेकिन ये है कि अब फ़ोकस जर्नलिज़्म दूसरे तरफ की हो गई। इन सब चीज़ों पे अब बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं है। अब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आईपीएल में चौके-छक्के लगा रहे हैं, कौन रिकॉर्ड बना रहा है, और वहाँ उसके अंदर कौन-सी गॉसिप्स है, उस पे ज़्यादा वो फ़ोकस हो गया है। फ़िटनेस को लेके कभी-कभार अगर आप जैसे लोग मिल गए तो हो सकता है कि किसी ने कुछ कर दिया, बात कर लिया। लेकिन जर्नलिज़्म में अब फ़ोकस फ़िटनेस से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा हो गई है। इस मिथ को भी तोड़ना होगा, हम ही लोगों को तोड़ना होगा। इस ये मिथ बहुत बड़ा मिथ, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बहुत एक दिलचस्प किस्सा है कि खास के बंगाल में, जो बंगाल की पत्रकारिता में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि खेल के अलावा दूसरी चीज़ गॉसिप्स पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था जमशेदपुर में, और बंगाल के छोटे जर्नलिस्ट मेरे मित्र हैं वहाँ सारे, हम किसी की ये नहीं कर रहे, बहुत बंगाल, लेकिन वो लोग थोड़ा गॉसिप्स की तरफ ज़्यादा भागते थे, फुटबॉल को लेकर रुचि थी वहाँ। तो हम लोगों ने सिर्फ किसी को ये करने के लिए कि भाई देखो अमिताभ बच्चन आएगा ट्रॉफी देने के लिए, और उसने खबर छाप दी। ये सिर्फ गॉसिप्स था हम लोगों का, कि उसको सिर्फ बता दें और वो और खबर छाप दी। तो इस तरह की चीज़ अब क्रिकेट में भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है क्रिकेट में। जैसे मैंने कहा कि पीआरशिप ज़्यादा हो रहा है क्रिकेट में अब। लोग किसी खिलाड़ी के खिलाफ किसी खिलाड़ी की आलोचना करते हैं, किसी खिलाड़ी को ऊपर बढ़ चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। इसलिए फिटनेस पे जर्नलिज्म में अभी
मुझे लगता है कि बहुत सारा काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसीलिए बहुत सारी देखिए कि आप क्रिकेटरों को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप जसप्रीत बुमराह जैसे लोग आज अगर फिट नहीं है, वो आज रेस्ट मांग रहे हैं कि हम 2 टेस्ट खेलेंगे, 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो उन्हें फिटनेस पे तो अपने ध्यान देना होगा। जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के साथ ये दिक्कत है और इस पे चर्चा कम होती है। जसप्रीत बुमराह ने विकेट कितना लिया, स्पीड कितना, इस पे तो बात होती है, लेकिन उनके फिटनेस पे कहाँ क्या कमजोरी इस पे। और बीसीसीआई भी बहुत ज्यादा है, चिंतित है, लेकिन जितना चिंता करना चाहिए वो नहीं करता है। तो जर्नलिस्टों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स, फिटनेस के लिए की बात भी, चूंकि एक्टिव जर्नलिस्ट जो लोग हैं, हम तमाम लोग उनको इस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, सुकांत भाई ने सही कहा कि कौन स्टोरी हिट होती है, कौन स्टोरी फ्लॉप होती है, टीआरपी का मामला है। लेकिन टीआरपी के अलावा भी समाज के प्रति भी हम तमाम लोगों की एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को भी निर्वाह, चूंकि पत्रकार सिर्फ टीआरपी के लिए ही नहीं होता है, वो समाज का एक आईना भी दिखाता है। इसलिए जरूरी है कि हमको इस पर भी, हम तमाम लोगों को इस पर भी गौर करना चाहिए। जी प्रज्ञा जी। जी, थैंक यू फैजल जी। सुकांत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जी प्रज्ञा जी, एक चीज मैं बस बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज वगैरह तो फिर भी ठीक है, लेकिन डाइट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लोगों को बहुत कम जानकारी है कि जो बात आपने कही भी थी कि 60% इज डाइट, ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं और उससे हम फिट रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि अचानक से हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हुए किसी को कुछ हो जाता है, तो हम सोचते हैं वो तो एक्सरसाइज कर ही रहे थे, फिर ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई कि, क्योंकि फिर हम ये नहीं जानते कि उन्होंने डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की और क्या क्या चीजें नहीं की इंक्लूड, क्योंकि न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को नहीं पता कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट बाकी सारी एक्सरसाइज और इन सब चीजों से। तो मुझे लगता है कि ये एक मिथ बस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, सुकांत जी ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि कोच भी नहीं बताते हैं कि खिलाड़ियों को कौन सा डाइट ले, यहाँ तक कि जो जिस तरह का आप देखो कई बार पकड़े भी जाते हैं नाडा के टेस्ट में, या तो इसकी वजह भी यही है कि उनको, ये बहुत अच्छी वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया, इस तरह की चीज होना है कि फिटनेस में सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं पार, और इस तरह की कोच को पता नहीं कि कौन सी मेडिसिन उन्हें, खांसी में कौन सी प्रतिबंधित दवा है, कौन सी, सिर्फ खाने के अलावा दवाओं की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन, ताकि बाद में उनको परेशानी ना उठाना पड़े। पता चला कि डॉक्टर्स में पकड़े गए हैं वो। और रही आप देखिए ना, पिछले दिनों जब फोगाट ने, लगभग हम मिडिल इसमें पहुंच चुके थे और एक वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, तो ये इसी वजह से कि न कोच को पता न खिलाड़ी को, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होता, तो मुझे लगता है कि जिस फिटनेस की आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर फिटनेस पे ध्यान दिया होता, तो शायद हम ओलंपिक में एक मेडल जीत सकते थे। लेकिन वो मेडल सिर्फ इसलिए कि न कोच ने ध्यान दिया, न खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट सुकांत जी ने उठाया। जी, बहुत सही बात है कि हम बहुत सारे, जैसे पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो उसके मेन पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे कोच को लेके, सब कुछ को लेके पूरा हम बोलते हैं नहीं ये होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, इस पे इतना घंटा दीजिए, वो कीजिए रात तक, बट बेसिक जिससे जो एलिमेंट है, जिससे जैसे यहाँ पे मेडिसिन था या 200 ग्राम आगे पीछे होने से हमें मेडल मिल सकता था। इसकी जो बेसिक चीजें हम उस पे वर्कआउट नहीं करते कि कैसे होना, यही नहीं, आपने जसप्रीत बुमराह बुमराह की बात की। बुमराह तो बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जब उनके साथ ये हो रहा है, नॉर्मल लेवल पे, लोकल लेवल पे क्या फैसिलिटी मिलेगा लोगों को? तो ये सब चीज कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। मुझे लगता है ये सारे सिस्टम के जो एसोसिएटेड लोग हैं, सबको अपने अपने लेवल पे इसको और थोड़ा रूट से सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ हम बहुत इंटरनेशनली देखते हैं, इसलिए हम अभी भी, हमारे बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे लोग बाहर से ही आते हैं। आप देखिए आईपीएल में बहुत सारे लोग, हम हमेशा इंडिया के भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब्रॉड से लेके आते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस हमसे बेटर रहती है।
तो कहीं न कहीं हमें भी इन चीज़ों को लेके ज़्यादा हमारी जो कोचेज़ हैं, हमारी जो टीम है, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये शुरुआती दौरों से होनी चाहिए, जैसे स्कूल से ये फ़िटनेस को लेके थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस होती रहनी चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? तो इसी चीज़ को लेके हम वाइंड अप करना चाहेंगे। बिफोर दैट एक टेक अवे जो आपको लगता है सबके आप देना चाहेंगे आज के इस टॉपिक के ऊपर? जी, फैज़ल जी। नहीं, देखिए, कवे ये है कि हम तमाम लोगों को कोशिश करनी होगी। एक इंडिविजुअल, आप ठीक है, आप संस्था आपका है, आप, लेकिन ये है कि सबको चलना होगा, सबको सोचना होगा इस दिशा में कि किस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ हम तक नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना होगा कि वो किस तरह से फिट रहे, किस तरह से अ, अगर फिट रहेंगे तभी समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और जहाँ हम रह रहे हैं वो भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को अपनी सोच भी बदलनी होगी थोड़े, कि फ़िटनेस को लेके गंभीर भी होना होगा कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, अ, देश के लिए भी, समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। जी, प्रज्ञा। जी, धन्यवाद। सुकांत जी। मेरा बस ये एक मैसेज है कि अ, अगर हमें लगता है कि हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई चीज मंगाना है और हमें हमने ब्लिंकिट पर ऑर्डर कर रहे हैं, और उस दिन थोड़ा सा डिसाइड कर ले कि नहीं, अभी ब्लिंकिट पर ऑर्डर नहीं करेंगे, जा करके लेके आएंगे। और जब जा करके लेके आएंगे तो थोड़ा सा एक बेहतर लगे कि हाँ चलो, हमने एक चीज किया कि आज हमने इस चीज को ऑर्डर करते हुए भी डिसाइड कर लिया था कि कर लेंगे, लेकिन फिर हमने चॉइस किया कि नहीं, हम जा करके लेकर के आएंगे। तो वो एक एफर्ट धीरे धीरे करके डेली का एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी है कि अगर हम थोड़ा कुछ कहीं से भी निकाल करके 5 मिनट या 10 मिनट दे लें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक लॉन्ग टर्म के लिए भी। और एक छोटा एफर्ट भी कई बार बहुत काम आता है। बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जी, छोटे-छोटे एफर्ट्स ही बड़ी चीज़ों को चेंज लाएँगे, आई एम श्योर। रईस जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आज के टॉपिक के ऊपर टेक अवे? नहीं, सब कुछ बातें हो ही गई है, विशेष कुछ नहीं है, बस ये है जरूर कि छोटे छोटे कदम से ही लंबी दूरियां तय होती हैं। तो छोटे छोटे कदम तो रखने ही चाहिए, और आपका ये प्रयास भी एक छोटा कदम है जो एक लंबी दूरी का लक्ष्य रखता है। और दो चीजें इसमें मैं कहूंगा फिर से, कि एक तो व्यक्तिगत रुचि, जिसकी फजल साहब ने बात की, व्यक्तिगत रुचि भी वे लोगों में पैदा होनी चाहिए, और इसे लेकर एक अवेयरनेस भी लगातार चलते रहना चाहिए सरकार। और यहाँ एक फैक्ट के साथ खत्म कर दूं कि दुनिया के जो 3 शायद माने जाते हैं कि सबसे स्वस्थ देश है, उसमें स्पेन और नॉर्वे को माना जाता है। शायद शायद क्या, कंफर्म, स्पेन या स्पेन, नॉर्वे टॉप 3 में। स्पेन में सबसे स्वस्थ में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां सरकारी कार्यक्रम की को रीजन माना जाता है कि वहां सरकारी कार्यक्रम इतने बेहतर रहे कि जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आया और लोग स्वस्थ रहे। और नॉर्वे में कहा जाता है कि 84% लोग एक्सरसाइज करते हैं, कहने का मतलब कि अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। तो यानी कि सरकारी पहल भी जरूरी है और व्यक्तिगत रुचि भी, यानी अपनी इच्छा शक्ति भी जरूरी है। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ये दोनों चीजों पे समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम आप जैसे लोग जो इस तरह के प्रयास करते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप इस तरह के वेबिनार के माध्यम से कर रही हो, हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को इस दिशा में बेहतर ढंग से पूरा करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि भारत जैसे युवा देश है तो सबसे स्वस्थ देश की कड़ी में भी आगे आएगा। फिलहाल भारत 112वें नंबर पे है स्वस्थ देश के। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया हो। जी, धन्यवाद। आज विकास जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें वाइंड अप करने से पहले? आप म्यूट पे हैं। मुझे एक ही बात लगती है कि अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी अपने आप हो जाएगी। एक पॉइंट रोज अपनी कॉपी पे लिखो कि आज मैंने अपने हेल्थ के लिए क्या किया।
बस एक पॉइंट रोज लिखो कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए क्या इम्प्रूवमेंट किया। अगर वही हर आदमी लिखने लगे तो बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि दिमाग उसी हिसाब से वर्क करने लगेगा। बस जी, तो हमें लगता है कि फिटनेस जो है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम रोज़ आज हमने ये डिस्कस किया कि बड़ी चीज़ें तो बहुत जेनेरिक होती है। हर छोटे मूव, हर छोटे स्टेप्स के साथ फिटनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो न्यूट्रिशन के लेवल के हिसाब से हो, या हमारे जो डाइट डे टू डे में है उसके ऊपर हो, या हमारे चाइल्डहुड जो स्कूल लेवल पे जो जूनियर प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसके ऊपर हो, या फिर जैसे सुकान जी ने बोला कि 2-4 स्टेप अगर हम ब्लिंकिट जैसे या ज़ेप्टो जैसे सोशल मतलब ऐप से हट के हम कुछ स्टेप्स भी हर रोज़ मूव करें, वैसे ही चीज़ों से लेके जैसे फैज़ल जी ने बोला, सरकार ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन ये एक पूरा चेन है। हर एक लेवल पे चीज़ों को उसी ध्यान से, उसी चीज़ों से अगर किया जाएगा तभी जाके जो गोल है सरकार का, वो निकल के आ पाएगा। जैसे सुकान जी ने बोला फिट इंडिया कर रही है संडेज ऑन साइकिल, बहुत अच्छे मुहिम है। रईस जी ने बोला कि छोटी-छोटी ये हर एक जगह पे हर सिटीज में अलग-अलग तरीके से छोटे तरीके से अगर ये किया जाए तो डेफिनेटली एक नेशनल लेवल पे चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि हम छोटे-छोटे स्टेप्स, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी एफर्ट्स अगर हर रोज़ लें अपने हिसाब से इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, सोशली जैसे भी हो, तो डेफिनेटली इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है, चीज़ें बेटर हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप अपना टाइम देने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे और आपके सपोर्ट रहे। हम बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स और वेबिनार्स और इस तरह से एसोसिएशन आगे करने वाले हैं। आप लोगों के एफर्ट्स हमारे लिए बहुत एफर्ट्स और सपोर्ट इस मामले में हमारे लिए बहुत काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे अवेयरनेस को, आप तो ऑलरेडी इसमें है क्योंकि वॉइसेस मैटर करते हैं। आप जाने जाते हैं स्पोर्ट्स के दुनिया में, पत्रकारिता में। आपसे कोई चीज़ आएगी, उसकी जो इम्पैक्ट होगा वो अलग चीज़ होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि आपने इसके ऊपर काफ़ी साल दिया है। आपकी जो समझ है वो फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर है। तो यही चीज़ें अवेयरनेस में ऐड होती है। भरोसा होता है जो किसी ने किया होता है ना, उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। इसलिए आज आप आए, आपके जो पॉइंटर्स हैं हम ये सोशल मीडिया में डेफिनेटली इस चीज़ को हाइप करेंगे। यही हमारी कलेक्टिव एफर्ट है, अवेयरनेस नॉर्मल लोगों के बीच में जाए। आपके थ्रू, हमारे थ्रू, सबके थ्रू मिलके ये चीज़ बेटर हो आगे। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मलिक जी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू रईस भाई। थैंक यू, थैंक यू।